हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। सलाम का जवाब दे दिया करो, मुझे पता चल जाता है कि आवाज वगैरह जो है ना वो ठीक है। अच्छा जी, कल हमने जो है ना ग्रीडी एल्गोरिथम अपना कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने देखे थे ग्रीडी अप्रोच के थ्रू कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उसमें हमने कुछ गाइडलाइन देखी थी, जिसमें हमारे पास एक था कि ग्रीडी चॉइस आपके पास होनी चाहिए, और दूसरा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर हमने देखा था। ये दो शराइत थी कि अगर किसी प्रॉब्लम में आप ये दो चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हो कि एक तो उसमें हर इनपुट के हिसाब से आपके पास ग्रीडी चॉइस हो, और दूसरा कि उसमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर हो। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ये था कि आपने उस प्रोग्राम उसको देखना है प्रॉब्लम को, कि अगर आप इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करें कि उनको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें, और अगर आप सब प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और जब उनको कंबाइन करते हैं तो उन ऑप्टिमल सब सोल्यूशन से जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसका भी ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए, तो इस तरह इसको हम कहते थे कि ये प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करता है। फिर हमने कुछ एल्गोरिथम्स देखे थे जो कि ग्रीडी अप्रोच पे काम करते थे, और उसके बाद हमने कहा था कि हम नेक्स्ट अब चलेंगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग को देखेंगे। चले आज जो है ना इंशाल्लाह ताला हम डायनामिक प्रोग्रामिंग और एक दो और जो टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उनसे इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, फिर हम गाइडलाइन देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसी प्रॉब्लम पे जो है ना डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हमको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास पहला जो प्रॉपर्टी है वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम की है, ये हम देखेंगे क्या होती है। और दूसरा वही है जो ग्रीडी में भी थी कि आप स्लाइड नहीं शो हो रही। जी सर। अच्छा जी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को जो है ना वो दो तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक टेक्निक है मेमोराइजेशन। इसको मेमोराइजेशन नहीं पढ़ना, ये मेमोरी से नहीं निकला, ये मेमो से निकला। तो सॉरी, मैं इसको यहाँ पे ओ लिख दिया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। और दूसरा हमारे पास टेबुलेशन मेथड है। ये क्या होते हैं, जब हम आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता चलेगा, लेकिन हम अभी के लिए आप ये समझेंगे दो तरीकों से जो है ना डायनामिक प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जिनमें एक हमारे पास मेमोराइजेशन है और एक जो है वो टेबुलेशन मेथड है। अच्छा, उसके बाद बड़ी मशहूर जमाना एल्गोरिथम जो डायनामिक प्रोग्रामिंग को और भी करते हैं, लेकिन जो हम स्पेसिफिकली जिसको हम देखेंगे आज वो हमारे पास बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, और यही पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायनामिक प्रोग्रामिंग में से एक एल्गोरिथम है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसको हम इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे कि बेलमैन फोर्ड कैसे काम करता है। अच्छा जी, देखें डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स। स्लाइड सॉरी सर को यस सर। नहीं सर, नहीं हो रही शो। अब अपना इंटरनेट को देखें मंशा, या कौन है ये सिद्रा है जो भी है, स्विच करके देखें किसी दूसरे नेटवर्क पे अगर पॉसिबल है तो। देखिए, डायनामिक प्रोग्रामिंग इज मेनली एन ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्जन, यानी कि जो प्रॉब्लम रिकर्जन से सॉल्व हो सकते हैं वो हम देखेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग से भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्राज है। क्या है, क्या रिकर्जन में अगर वो कोई एल्गोरिथम आप या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो आप ज्यादा टाइम ले रहा है, लेट्स से कि वो लीनियर टाइम ले रहा है या कह लो कैन स्क्वायर टाइम ले रहा है, हो सकता है कि सेम प्रॉब्लम को जब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करें तो वो हो सकता है कि लॉग एंड टाइम में हो जाए। क्यों हो जाए, इसकी कुछ जो है इसकी प्रॉपर्टीज है वो आप मान के देखते हैं। अच्छा, इसमें जब उसमें हमने देखा था कि वो कि हर जो ग्रीडी एल्गोरिथम था हमने देखा था वो कैसे काम करता था कि हर उस पे जो है ना वो इनपुट को कंसीडर करता था और देखता था कि अगर इस इनपुट को मैं अपने सोल्यूशन सेट में शामिल करूं तो क्या मेरा ये स्टेप मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। उसमें काम करने का तरीका ये था, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग में है कि सीक्वेंस ऑफ डिसीजन होंगे, कि काफी सारे प्रोग्राम में जो है ना आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि सोल्यूशन आपके पास
या कह लो कि फिजिबल सॉल्यूशन काफी सारे होंगे, उनमें से आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। सीक्वेंस ऑफ डिसीजन पे जो है ना डायनामिक प्रोग्रामिंग काम करती है। तो ये कैसे, व्हेनेवर वी सी अ रिकर्सिव सॉल्यूशन, हमने देखा कि कोई एक प्रॉब्लम है उसको आप रिकर्सिवली, जैसे कि फिबोनाची सीरीज हमने देखी थी, लेट्स से कि उसी के एग्जांपल ले लेते हैं। फिबोनाची सीरीज है जी, उसको जो है ना आपने रिकर्सिवली सॉल्व किया हुआ है। दैट हैज रिपीटेड कॉल्स फॉर सेम इनपुट्स। और रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेम इनपुट के लिए रिकर्सिव कॉल्स होती हैं। कैसे होती है मैं भी आपको बताता हूँ। वी कैन ऑप्टिमाइज इट यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। कि मैंने फिबोनाची की जो है वो ली है, एग्जांपल ली है, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें हमारे पास क्या था, लेट्स से कि अगर मैंने फिबोनाची में कोई थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो मुझे बताया गया था कि फिबोनाची ऑफ सेकंड टर्म प्लस फिबोनाची ऑफ फर्स्ट टर्म है ना, इसको अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास फिबोनाची ऑफ थर्ड टर्म जो भी होगी 0 1 1 2, तो जो सेकंड टर्म है मेरे ख्याल में 2 है, तो आपके पास जो है ना आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरह जब मैंने नेक्स्ट टर्म निकालनी थी फिबोनाची सीरीज में, लेट्स से F4 थी, उसका तरीकाकार क्या था कि लास्ट टू जो होती हैं, लेट्स से F3 प्लस F2, इनका सोल्यूशन जो है ना सम जो है वो मुझे फोर्थ टर्म दे रहा था। तो इसमें अगर आप इस पैटर्न को देखें ना, क्या है कि लेट्स से अगर मेरे पास फिबोनाची F2 है, इसका सोल्यूशन मुझे पता है जो भी है, तो 3 मेरे लिए निकालना कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फिबोनाची 1 जो है ना वो हमेशा 1 है। लेट्स से कि मैं 0 से लेके चलता हूं तो 0 है, इस सोल्यूशन मुझे पता होता है। तो फिबोनाची F2 मुझे वो बताता है कि फिबोनाची F1 में जो है ना आप 0 वाली जमा कर दो। तो मैंने क्या किया, लेट्स से मेरे पास फिबोनाची F2 निकली, तो मैंने इसको जो है ना कहीं पे स्टोर करवा लिया। ये मेरे पास फिबोनाची F2 का जवाब है, जो भी जवाब है। अब जैसे मुझे फिबोनाची F3 यानी कि थर्ड टर्म फाइंड करनी थी, तो मुझे वो कहता है कि आपको उसके लिए फिबोनाची F2 प्लस फिबोनाची F1 चाहिए। और हमने देखा था कि रिकर्सिव कॉल कैसे होती थी कि फिबोनाची F2 के लिए अगेन वो रिकर्सिव कॉल करता था फिबोनाची F1 को और फिबोनाची F0 को। लेकिन अब मैं यहाँ पे रिकर्सिव कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जवाब ऑलरेडी मुझे मालूम है और वो मैंने किसी जगह पे स्टोर करवाया हुआ है, लेट्स से कि यहाँ पे करवाया। तो मैं क्या करूंगा, इस जवाब को डायरेक्ट उठा के इसकी जगह पेस्ट कर दूंगा, लेट्स से कि इसका जवाब है 1। और फिबोनाची 1 का भी इसी तरह मैंने जब पहली दफा कैलकुलेट किया होगा तो वो भी कहीं पे स्टोर करवाया होगा, लेट्स से कि वो 0 या मुझे पता हो। तो बजाय इससे कि मैं अगेन रिकर्सिव कॉल करता f(2) के लिए और f(1) के लिए, मैंने उसका जवाब पहले से कहीं पे स्टोर करवा रखा है, क्योंकि मैं एक दफा इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसकी कॉल की जगह जो है ना इनका जवाब को जो है पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे 1 आ गया और 1 यहाँ पे 0 आ गया, तो फिबोनाची सीरीज 3 लेट्स जो है मेरे पास 1 आ। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या किस तरह ये काम कर रही है। 0 1 1, हाँ मेरे ख्याल में 3 आती है, 3 जो है 1 ही आएगी। अच्छा अब देखो, जैसे ही फिबोनाची 4 के लिए मैं फाइंड करने लगा, तो मुझे वो कहता था रिकर्सिव कॉल में हमने देखा था कि वो अगेन फिबोनाची 3 के लिए कॉल करता था, फिर फिबोनाची 3 कॉल होती थी, वो अगेन फिबोनाची 2 के लिए करती थी, और फिर फिबोनाची 2 जो है अगेन फिबोनाची 1 के लिए करती थी, यानी कि यहाँ पे भी 3 से 4 रिकर्सिव कॉल होती थी। लेकिन अब मुझे जो है ना f(3) ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि ये मैंने एक ऊपर वाले स्टेप में ही फाइंड किया है। और जिससे मैंने f(2) और f(1) स्टोर करवा लिया था, इसी तरह मैंने जो है ना f(3) का जवाब भी जो है ना वो स्टोर करवा लिया। जैसे मैं f(4) फाइंड करने लगा, वो उसने मुझे बताया कि f(3) और f(2) का अगर आप सम कर दो तो आपके पास f(4) आ जाएगा। तो f(3) भी मैंने सेव करवाया हुआ है, लेट्स से 1, और f(2) भी मैंने सेव करवाया हुआ है, लेट्स से 1। तो ये देखो यहाँ पे f(3) की सूरत में मेरे पास 4 रिकर्सिव कॉल्स बच गई, और f(2) की सूरत में 2 या 3 रिकर्सिव कॉल मैंने सेव कर ली। मुझे अगेन से जो है ना ये चीज फाइंड नहीं करनी पड़ी। एक दफा मैंने फाइंड की थी, उसका जवाब मैंने स्टोर करवा लिया था। अगेन जब जैसे ही वो कॉल आई, तो बजाय से कि मैं अगेन रिकर्सिव कॉल में जाता, मैंने सिंपल उसका जवाब जो है वो वहां से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये चीज डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इसी तरह से काम करती है। पहली शर्त हमने इसकी देखेंगे कि ये कहती है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होना चाहिए, यानी कि जैसे ही आप मेन प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें, तो जो आपके पास छोटे प्रॉब्लम्स डिवाइड होंगे ना, वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप से क्या मुराद है कि बिल्कुल हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन को, ये सब प्रॉब्लम को जो है ना आपको 2 या 3 दफा सॉल्व करना पड़े। इससे ज्यादा भी हो सकता है, हम जो 2 या 3 दफा मान के चलते हैं। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम से मुराद है कि बिल्कुल सेम तरह के प्रॉब्लम होंगे। लेट्स से कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि f(3) है, तो हो सकता है कि मुझे 3 से 4 दफा f(3) फाइंड करना पड़े। तो ये पहली शर्त होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग में कि आपके प्रॉब्लम को ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम जो है ना वो एग्जिबिट करना चाहिए। तो इसका मुझे फायदा क्या होगा, तो लेट्स से कि पहली दफा जब वो सब प्रॉब्लम आएगा ना, उसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो उसका जो भी आंसर आया ना उसको मैंने एक टेबल में स्टोर करवा लिया। अब मुझे पता है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसा है कि ओवरलैप करेगा, अगेन सेम चीज आएगी,
तो जैसे ही वो अगेन सेम चीज आएगी तो मुझे वो अगेन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं टेबल में जाऊंगा, वहां पे चेक करूंगा कि ऑलरेडी मेरे पास इसका जवाब पड़ा है, अगर तो पड़ा होगा मैं वहीं से उठा के जो है ना वहां पे पेस्ट कर दूंगा, और इस तरह मेरे पास काफी सारी कैलकुलेशन जो है ना मैं बचा लूँ। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपने यही बताना है कि किस तरह से काम करती है कि अगेन आपको हर चीज जो है ना वो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक दफा आप करके उसको स्टोर करवा लेते हो, और नेक्स्ट टाइम सेम सब प्रॉब्लम आप इनकाउंटर करते हो तो उसका जवाब जो है वो आप वहीं से उठा के पेस्ट करके अपना काफी सारा टाइम बचा लेते हो। देखिए जी, द आइडिया इज टू सिंपली स्टोर द रिजल्ट ऑफ सब प्रॉब्लम्स। एक दफा कोई सब प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्व करके उसके रिजल्ट को आपने स्टोर करवा लेना, सो दैट वी डोंट हैव टू रिकम्प्यूट, हमें दोबारा से रिकम्प्यूट ना करना पड़े व्हेन नीडेड लेटर, जब अगर हमें दोबारा जरूरत पड़ती है तो हमें दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दिस सिंपल ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा काम है, लेकिन इसे क्या होगा देखो, रिड्यूसेस टाइम कम्प्लेक्सिटी, इतनी ज्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देती है, कहां से, फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी से टू पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आ जाती है, लेट्स से n क्यूब थी n फैक्टोरियल था, हो सकता है कि वो n स्क्वायर में, लीनियर टाइम में, लॉगरिथमिक टाइम में भी आ जाए, इतना ज्यादा इससे फर्क पड़ जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमें रखने डायनामिक प्रोग्रामिंग के सिलसिले में, खासतौर पे सिर्फ ये लाजमी जो आप फर्क लाजमी बताओगे ग्रीडी एल्गोरिथम से, कि ग्रीडी में आप अगेन अगेन कैलकुलेट करते हो, लेकिन ये रिकर्जन में, डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, आपने लाजमी फर्क को ख्याल रखना है। देखें जी, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या है, कि मैंने अभी पहले बता भी दिया है, मैं अगेन बता देता हूँ। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ये होता है कि एक बड़े प्रॉब्लम को आपने छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, और अगर आपने उन सब प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लिया है, और इस तरह करते करते जितने भी सब प्रॉब्लम में आपने डिवाइड किया था सबका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लिया है, तो इससे क्या होगा, जब आप उनको कंबाइन करोगे जो आपके पास ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसका भी ऑप्टिमल जो है ना सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को एग्जिबिट कर रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है, ये बात लिखी है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है जी। अच्छा, एक मिनट, दूसरा क्योंकि प्रॉपर्टी है वो है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ये मैंने बता भी दिया है, अगेन हम इसको पढ़ लेते हैं। स्लाइड शो हो रही है सबको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम वाली? नो सर, अभी तक नहीं सर। पिछली शो हो रही है। नहीं सर यही वाली पुरानी शो हो रही है अभी तक। पुरानी वाली शो हो रही है सर। सर नहीं हो रही शो। अच्छा, मैं नहीं हो ठीक है दोबारा से। हाँ जी, शो हुई है, ये अभी भी नहीं हुई? नहीं सर, नहीं शो हो रही। सर नहीं हो रही अभी। नहीं सर, शो नहीं हो रही अच्छा जी, सर, नहीं शो हो रही। मैं अगेन कर रहा हूँ, एक मिनट। जी जी सर हो अब गए, शो हो गई है। हो यार गई ये है नेट सर। का इशू है यार, थोड़ा स्लो मुझे चलना पड़ेगा। अच्छा जी, देखें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या होता है। इन सब प्रॉब्लम देयर आर मेनी सब प्रॉब्लम which are computed many times during finding the solution to the big problem। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, उनमें से काफी सारे ऐसे होते हैं जो आपको दोबारा जो है जिसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। सो व्हाई टू कंप्यूट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो हम बार बार क्यों फाइंड कर रहे हैं। रिकर्जन में जो जितने भी हमने देखे थे वो इसी तरह थे, हम अगेन अगेन फाइंड करते थे, हमने कोई इस तरह की इंटेलिजेंट अप्रोच नहीं लगाई थी कि यार एक दफा जो चीज हमने फाइंड कर ली है हम दोबारा से क्यों कर रहे हैं उसको। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फर्दर
टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन यूजिंग वेरियस टेक्निक। उसने कहा यार ये चीज हमने एक पैटर्न नोट तो कर लिया है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो अब हम इस प्रॉपर्टी के जो है ना सॉल्यूशंस को या कह लो एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करें। कैसे? इट इज द बिग हिंट फॉर डीपी। यही सबसे बड़ा हिंट है कि आपने किस प्रॉब्लम पे डायनामिक प्रोग्रामिंग को अप्लाई करना है। कि इफ द गिवन प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, एक तो ये है कि वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो सकता हो, एंड these smaller sub problem can be divided into still smaller ones, और उसके बाद ये उससे मजीद छोटे में हो सकते हो। and in this process you see some overlapping sub problem। overlapping से क्या मुराद है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो पहले में भी आए हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं, क्योंकि आप मजीद से डिवाइड करते जा रहे हो। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम नजर आता है जिसमें बहुत सारी चीजें आपस में रिपीट हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं सब प्रॉब्लम्स के दरमियान, तो आप बजाय इसके कि उसको ग्रीडी एल्गोरिथम से या सिंपल रिकर्जन से करो, डायनामिक प्रोग्रामिंग से करो। यानी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का हमने देख लिया क्या करता है, वो सॉल्यूशन एक दफा फाइंड करने के बाद उसको स्टोर करवा लेता है। तो ये चीज हमारी जो है ना हेल्पफुल होंगी टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में। अच्छा, आगे हमारे पास है टेबुलेशन वर्सेस मेमोराइजेशन। इस चीज को समझ लेना है कि क्या चीज है, कैसे काम करती हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जी द सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम्स, अभी हम बात कर रहे थे सब प्रॉब्लम्स की कि उनका सोल्यूशन आपने फाइंड करके सेव करवाना है। कोई बात यहाँ पे आ गई कि जो सोल्यूशन मिलेगा सब प्रॉब्लम्स का आर स्टोर्ड इन अ टेबल, या तो आप उसको टेबल में स्टोर करवाओगे या अरे में। ये एक ही बात है, टेबल और अरे, जिसको हम बोलते हैं मेमोराइजेशन। इस टेक्निक को अगर आप उसका सोल्यूशन जो है वो किसी टेबल में या अरे में स्टोर करवा रहे हो। और जो दूसरा तरीका है इन अ बॉटम अप मैनर, या दूसरा तरीका ये कि आप बॉटम अप मैनर में करवा सकते हो, उसको हम टेबुलेशन बोलेंगे, वो भी हम देखेंगे क्या होता है। टू अवॉइड रिडंडेंट कंप्यूटेशन के बार बार कंप्यूटेशन करने से आपको बचना है। यानी कि हमें पता चल गया कि दो तरीकों से पॉसिबल है कि सोल्यूशन में स्टोर करवा सकता हूँ, एक ही किसी टेबल में करवा लूँ या एक बॉटम अप मैनर। बॉटम अप मैनर करते हैं रिकर्सिव कॉल में, जब रिकर्जन रिटर्न हो रही होती है। मैंने रिकर्जन में बताया था कि रिकर्जन की एक ही पावरफुल एबिलिटी है जो किसी में आइट्रेशन में या किसी भी चीज में नहीं है, वो ये है कि रिटर्निंग के दौरान जो है ना आप इसकी वैल्यू को इससे कोई काम करवा सकते हो। तो ये बॉटम अप मैनर वही है जब रिकर्सिव कॉल रिटर्न हो रही होती है तो वो अपने साथ कोई ना कोई वैल्यू लेके आ रही होती है, उसको आप यूज कर सकते हो। जो टेबुलेशन मेथड है वो जब भी रिकर्सिव कॉल रिटर्न होगी तो कोई ना कोई सोल्यूशन ये फाइंड करके जब आ रही होगी तो वैल्यू लेके आ रही होगी, उस वैल्यू को आपने स्टोर करवाना है, यानी कि यूज करना है अपर प्रॉब्लम्स के लिए, बड़े प्रॉब्लम्स के लिए। तो देखो जी पहला मेमोराइजेशन को देखते हैं, ये क्या है। देखिए जी, मेमोराइजेशन इज अ टॉप डाउन अप्रोच वेयर वी कैश, हम कैश कर लेते हैं जी द रिजल्ट्स ऑफ फंक्शन कॉल, जैसे क्योंकि हमें पता है कि रिकर्जन में फंक्शन कॉल्स हो रही होती हैं और अपने साथ वो कोई ना कोई कैलकुलेशन कर रही होती है। जैसे जैसे वो कैलकुलेशन कर रही हैं हम इनको उनके सोल्यूशन को जो है ना कैश कर रहे हैं, यानी कि किसी फास्ट मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं। एंड रिटर्न द कैश रिजल्ट, और इस रिजल्ट को जो हम कैश कर रहे हैं रिटर्न करेंगे इफ द फंक्शन इज कॉल्ड अगेन विद द सेम इनपुट्स। अगर आप देखते हो कि सेम फंक्शन को कॉल किया गया है विद सेम इनपुट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि एक दफा फिबोनाची f2 के लिए कॉल हुआ, आपने कैलकुलेट करके इस टेबल में इसका रिजल्ट स्टोर करवा लिया जो भी है, लेट से x है। नेक्स्ट टाइम अगेन लेट से क्या हुआ, f3 के लिए जब आपने कैलकुलेट करना था तो वो f2 के लिए अगेन कॉल हुआ और साथ में f1 के लिए भी कॉल हुआ। तो आप पहले टेबल में जाओगे, आप देखोगे यार f2 का कहीं कैलकुलेट हुआ पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, तो x उठा के इधर ले आओगे। इसी तरह आप f1 के लिए देखोगे क्या वहाँ कैलकुलेट हुआ पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, तो y उठा के ले आओ। तो ये चीज यहाँ पे बताएगा, ये इस तरह काम करती है। एक दफा आपने कोई चीज कैलकुलेट की, उसको स्टोर करवा लिया, नेक्स्ट टाइम सेम कॉल अगर उसी सेम इनपुट के लिए हुई तो आप अगेन कैलकुलेट नहीं करोगे, किसी टेबल में जहां से भी अपना स्टोर करवाया होगा वहां से रिजल्ट उठा के यूज कर लो। इट इज यूज्ड व्हेन वी कैन डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। ये बार बार आएगा क्योंकि ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो और दूसरा ओवरलैपिंग भी हो। ओवरलैपिंग होगा तो आप यूज करोगे ना। ओवरलैपिंग से मुराद है कि ये f2 काफी 3-4 दफा 5-6 दफा आपके प्रॉब्लम्स में आए। अब अगर आया ही एक दफा है, आपने सेव भी करवा लिया, लेकिन क्या करोगे उसको, यूज ही नहीं करोगे। यही वो बात इसी पे जोर दे रहा है कि ओवरलैप होने चाहिए, बार बार एक चीज इसी यही फंक्शन कॉल सेम इनपुट के साथ आनी चाहिए। अच्छा, मेमोराइजेशन इज टिपिकली इंप्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्जन। ये हमेशा ज्यादातर जो है ना रिकर्जन के थ्रू इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि रिकर्जन में हम देखते हैं कि बार बार सेम फंक्शन को कॉल होती है और तकरीबन सेम इनपुट के साथ होती है। एंड इज वेल सूटेड फॉर प्रॉब्लम्स दैट हैव रिलेटिवली स्मॉल सेट ऑफ इनपुट्स, क्योंकि जब हमने देखा था कि रिकर्सिव बहुत ज्यादा फैल जाती है तो वो स्टैक को ओवरफ्लो कर देती है, उसमें बार बार स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाना होता है, तो उसकी एक स्टैक की हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होती है। तो ये हम देखेंगे कि मेमोराइजेशन हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे
जो आपके पास इनपुट सेट है वो लिमिटेड है, रिलेटिवली स्मॉल है, ज्यादा नहीं। तो ये हमारे पास थी मेमोराइजेशन टेक्निक। दूसरी हमारे पास देखो टेबुलेशन है। ये क्या है जी, देखते हैं इसको। टेबुलेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच where we store the results of the sub problems in a table and use these results to solve larger sub problem until we solve the entire problem. अब मेमोराइजेशन में क्या था कि उसने कैश कर लिया था उस रिजल्ट को। अब कैश रैम हो सकती है, लेट से कोई कैश मेमोरी हो सकती है, फास्ट मेमोरी, कोई रजिस्टर हो सकता है। ज्यादातर हम यूज करते हैं रजिस्टर इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए। तो मेमोराइजेशन में ये टेक्निक थी। काम करने का तरीका तकरीबन सेम है। टेबल से तो टेबुलेशन से तो आपको नजर ही आ रहा होगा कि टेबल की बात हो रही है, लेकिन जो टेबुलेशन की बाकायदा टेक्निक है वो क्या है कि किसी अरे में आप स्टोर करवाओगे रिजल्ट। टेबल जो है ना अरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, 2 डायमेंशनल भी हो जाए। तो ये आपने फर्क इसमें याद रखना है कि उसको उसमें आप कैश करते हो, कैश आप कोई भी मेमोरी में कर सकते हो, लेकिन टेबुलेशन में स्पेसिफिकली आप टेबल बना के उसमें स्टोर करवाते हो। इट इज यूज्ड व्हेन वी कैन डिफाइन द प्रॉब्लम। ये तो वही बात इसमें भी आएगी, सब प्रॉब्लम और ओवरलैप हो गए तभी तो आप इसकी वैल्यू को यूज करोगे। तो ये बात बार बार आ रही है तो आपने याद रखना है। अच्छा, बात औकात ऐसे होता है कि आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा दी है, लेकिन आपके प्रॉब्लम ज्यादा ओवरलैप नहीं करते, तो उस सूरत में जो है ना आपने टेबुलेशन मेथड पे जाना है बजाय ऐसे कि मेमोराइजेशन। क्योंकि मेमोराइजेशन में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब रिकर्सिव कॉल्स होती हैं तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बहुत ज्यादा फैल जाता है। अच्छा, टेबुलेशन इज टिपिकली इंप्लीमेंटेड यूजिंग आइट्रेशन। हमने उसमें देखा था कि वो रिकर्सिव कॉल के थ्रू इंप्लीमेंट होती है मेमोराइजेशन, जबकि टेबुलेशन जो है वो रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू, सॉरी आइट्रेशन के थ्रू होगी, एंड इज वेल सूटेड फॉर प्रॉब्लम्स दैट हैव अ लार्ज सेट ऑफ इनपुट्स। ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए वेल सूटेड है जिसके इनपुट सेट जो है वो लार्ज होता है। अच्छा, अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना कल जो हमने ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम की इंप्लीमेंटेशन देखी थी, उसमें एक प्रॉब्लम था, तो मैंने उस वक्त बताया भी था, लेकिन आज हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। मैंने बताया था कि डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम जो है ना नेगेटिव जो वेट एज है उसके साथ काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मतलब हम उसके साथ श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो करेगा कि नहीं करेगा। ये हम सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम का। द प्रॉब्लम विद नेगेटिव वेट अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट, अच्छा ये क्यों आता है? काम करने का तरीका तो उसका बिल्कुल परफेक्ट है डायकेस्ट्रा का, रिलैक्स करता है वो जब उसको वैल्यू मिलती है, लेकिन इसके बावजूद नेगेटिव एज पे वो 100% श्योरिटी के साथ काम क्यों नहीं करता? प्रॉब्लम ये आता है कि डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम अज्यूम्स दैट वंस अ नोड इज एडेड, हम क्या करते हैं कि जैसे किसी नोड को विजिट कर रहे थे ना, हम उसको अपने सॉल्यूशन सेट में ऐड कर रहे थे, और उसके बाद दोबारा इस नोड पे हम दोबारा नहीं जाते थे। हम कहते थे क्योंकि हम इस तक पहुंच चुके हैं तो हम ये अज्यूम करते थे कि इस तक का शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिल गया है, अगेन हम इसको विजिट नहीं करते थे। ये बात कह रहा है कि वंस अ नोड इज एडेड टू द सेट ऑफ विजिटेड नोड्स, एक दफा आपने उसको अपने सॉल्यूशन सेट में ऐड कर लिया, इट्स डिस्टेंस इज फाइनलाइज्ड, आप ये समझते थे कि इसका डिस्टेंस फाइनलाइज हो चुका है, मजीद कम नहीं हो सकता, एंड विल नॉट चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा, इसलिए आप दोबारा से इसको विजिट ही नहीं करते थे, इस अजम्पशन में हम चलते थे। अच्छा, लेकिन क्या होता है, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव वेट्स की सूरत में क्या होगा जी, दिस अजम्पशन कैन लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट। इस अजम्पशन से क्या होगा, इनकरेक्ट रिजल्ट आ सकते हैं। कैसे, हम देख लेते हैं। देखें जी, बिल्कुल एक सिंपल सा ग्राफ है आपके पास, ए बी सी 3 नोड्स हैं और 3 ही एजेस हैं हमारे पास। तो लेट्स से कि मैं जो है ना ए को सोर्स वर्टेक्स मान के अपना इस पे डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम रन करता हूं, तो मुझे पता है कि जिस नोड पे मैं खड़ा हूं उसका अपना डिस्टेंस 0 होगा, बाकी सबका जो है ना इन्फिनिटी होगा। अब मैंने ए पे देखा कि यार मैं ए से कोई डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ मुझे पता चला कि एक जो है ना ए से एज जा रहा है बी की तरफ जिसकी कॉस्ट है 2, तो मैं रिलैक्स करके इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूंगा 2। इस तरह मैंने चेक किया कि एक और एज जा रहा है सी की तरफ, इसकी कॉस्ट है 4, तो इसकी वैल्यू को भी अपडेट रिलैक्स करके मैं 4 कर दूंगा। अब डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम कहता है कि आप अपने वो नोड या वो वर्टेक्स सेलेक्ट करना है जिसका कॉस्ट जो है मिनिमम हो। अब 2 और 4 में से मिनिमम कॉस्ट है बी की, तो मैं बी को सिलेक्ट कर लूंगा। ए ऑलरेडी हो चुका था मेरे पास, इधर मैं सेट भी बना लेता हूँ, ये लो मैंने ए पहले कर लिया था, अब दूसरा मैं बी करने लगा हूँ, तो लो जी मैंने बी जो है ना सिलेक्ट कर लिया। बिल्कुल उसी तरह मैं बी के लिए चेक करूंगा, तो मुझे पता चला कि बी से कोई भी एज जो है ना वो किसी भी दूसरी नोड पे नहीं जा रहा, कोई भी आउट गोइंग एज नहीं है, तो बस ठीक है, मैं बी को फाइनलाइज कर लूंगा। नेक्स्ट मेरे पास जो है एक ही एज बच गया जिसकी कॉस्ट है 4, अब वो मैं इसी को अपने सोल्यूशन सेट में ऐड करूँ, तो मैंने इसको अपने सोल्यूशन सेट में ऐड कर लिया, और ये भी क्योंकि नहीं था तो हो गया। अब मसला इसमें क्या है, देखो अब इसने कहा कि यार ए से जो बी पे जाने का आपके पास रास्ता है ना वो डायरेक्ट है और उसकी कॉस्ट है 2। इस तरह ए से सी पे जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है आपके पास वो डायरेक्ट है और उसकी कॉस्ट है 4। अच्छा, लेट्स से कि मैं इसको थोड़ा सा जो है ना चेंज करता हूँ,
मैं गया ए से सी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट जा सकता था। अब सी से मैं बी पे जा रहा हूं, तो सी पे पहुंचने की कास्ट थी मेरे पास 4, और बी की जो इनिशियल अभी की कास्ट थी मेरे पास वो थी 2। तो मैं इसको रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि अपनी कास्ट और जो आपके पास एच पे कास्ट दी गई है उसको आप प्लस करो। लो जी, मैंने इसको प्लस किया और इसको कंपेयर जी करो सर। कि क्या ये जी सर इसमें 1 आ जाएगा, उसमें -2 आएगा सर, अगर बी के ठीक थ्रू है, जाते हैं तो हम। ठीक है। तो ये आ गया 1 और ये वाकई 2 से छोटा है, तो मुझे इसको रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन अब मैं इसको कर नहीं सकता क्योंकि मैं बी को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं, इसमें मैं दोबारा नहीं जा सकता। जबकि अगर मैं एक दफा और इसको चेक करता, रिलैक्सेशन करने की कोशिश करता, तो मुझे पता चलता कि एक शॉर्टर डिस्टेंस है और वो बिल्कुल है वाया सी। अगर ए के बी पे मैं वाया सी जाऊं तो मैं एक कास्ट में पहुंच सकता हूं, जबकि मैंने कहा है कि ए से मैं डायरेक्ट बी पे जा रहा हूं, 2 कास्ट पे जा रहा हूं। तो ये यहाँ पे जो है ना मसला आ जाता था कि कोई 100% अश्योरिटी से आप नहीं कह सकते। जैसे इसी स्पेसिफिक एग्जांपल में डायरेक्ट एल्गोरिथम फेल हो गया, उसने मुझे ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया 2, जबकि अगर मैं वाया सी जा रहा हूं तो वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास आ रहा था 1। तो इसको अगर आप थोड़ा सा मजीद रिलैक्स करने की कोशिश करोगे, आपके पास मजीद इसमें जो है ना कम्प्लेक्सिटी फैलती जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि यार नेगेटिव एजेस की सूरत में जो है ना डायरेक्ट एल्गोरिथम काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? उसमें मसला ये था कि एक दफा उसने कह दिया कि ये इस नोड पे मैं पहुंच चुका हूं जिसका मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया है, वो अगेन उस नोड को विजिट नहीं करता। जैसे अभी मैंने दोबारा से उस नोड को विजिट किया तो मुझे पता चला कि हाँ वाकई शॉर्टर डिस्टेंस है। तो अगर मैं इस नोड को दोबारा से विजिट करूँ ना, हो सकता है मुझे एक मजीद शॉर्टर डिस्टेंस मिल जाए। तो बस बेलमैन फॉन्ट कुछ भी नहीं है, यही चीज है। वो क्या करता है, वो कहता है कि यार एक दफा से काम नहीं बनेगा, 2 3 दफा 4 दफा जो है ना इसको दोबारा दोबारा विजिट करो। कितनी दफा करो वो हम देखेंगे। काम उसका करने का तरीका सेम है, बस मैं थोड़ा सा उन्हें ऐड किया कि वो एक दफा रिलैक्सेशन करके ये डिसाइड नहीं करता कि जो है ना फाइनल हो गया, शॉर्टर डिस्टेंस मिल गया। वो अगेन एंड अगेन करेगा, उसको रिलैक्स करेगा। बाकी अगर ग्राफ में आपके पास नेगेटिव एज नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक दफा भी रिलैक्स करके जो है ना बेलमैन फोर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देगा, जैसे डायकेस्ट्रा बताता है। हाँ, अगर नेगेटिव एज है तब वो एक दफा से भी बिल्कुल डायकेस्ट्रा की तरह ही काम करेगा, लेकिन एक दफा से वो करेक्ट आंसर नहीं देगा। उसको मजीद कुछ दफा जो है ना वो विजिट यार कह लोगे रिलैक्स करना पड़ेगा। वो हम आगे देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो देखें जी, हमारे पास बेलमैन फोर्ड है। ये 2 बंदे थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको मुतारफ करवाया था। एक बेलमैन था और एक फोर्ड था, उन्हीं के नाम पे जो है ये एल्गोरिथम है। क्या करते हैं देखें। अच्छा, ये भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। क्या चीज है जी ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ? क्या चीज है ये? सर सोर्स 1 होगा, उससे तमाम एक सोर्स से तमाम नोड्स का सर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। और इस मुकाबले में एक होता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, जो कल भी मैंने बताया था। जी सर, वो तमाम पेयर्स का आपस में करेंगे सर, हर पेयर का एक हाँ दूसरे के साथ। ठीक है। अच्छा देखें जी, बेलमैन फोर्ड इज अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम दैट डिटरमाइंस क्या जी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन अ गिवन सोर्स वर्टेक्स एंड एवरी अदर वर्टेक्स इन अ ग्राफ। आप कोई भी सोर्स वर्टेक्स दे दोगे, उस बाकी जितने भी वर्टेक्स हैं उन तक का जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ आपको देगा। बिल्कुल डायकेस्ट्रा वाला ही बात है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है। दिस एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड ऑन बोथ वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ। तो ये दोनों वेटेड और अनवेटेड ग्राफ पे काम कर सकता है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम वर्क करता है ग्रीडी अप्रोच पे, जबकि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम वर्क करता है डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच पे। अच्छा, इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ग्राफ विद नेगेटिव एज वेट्स। जाहिर है, जब अब ये प्रॉब्लम ही यही था डायकेस्ट्रा में, तो उसके बाद ये मुतारिफ हुआ, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे देखें, द शॉर्टेस्ट पाथ कैन। प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन दोबारा एक मर्तबा रिपीट कर दें। डायनामिक प्रोग्रामिंग मैंने बताया था कि आप सीरीज ऑफ डिसीजन लेते हो। अभी हम देखेंगे सीरीज ऑफ डिसीजन से क्या मुराद है। और अगर आपने एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है तो उसके सॉल्यूशन को जो है ना आप स्टोर करवा लेते हो किसी मेमोरी में, किसी कैश में, कहीं किसी भी जगह पे। क्यों स्टोर करवा लेते हो? क्योंकि देखो सेम सब प्रॉब्लम अगेन इनकाउंटर हो रहा होता है, तो बजाय इसके कि आप अगेन उस चीज को जो है ना कंप्यूट करो, आप वहां से आंसर उठा के ले आओगे, आप अपना कंप्यूटेशन का वर्क काम बचाओगे। और हमने ये पीछे बात पढ़ी थी कि इतना ज्यादा इससे फर्क पड़ जाता है कि आपका कोई एक्सपोनेंशियल टाइम ग्रो करने वाला एल्गोरिथम है ना, वो पॉलिनोमियल टाइम में आ जाता है। ठीक है, तो देखो
एक और फर्क में देख लो ग्रीडी में और डायनामिक में। ग्रीडी क्या करता है कि वो लोकल ऑप्टिमल, ये कह लो कि उस वक्त जो उसको बेस्ट लगता है उसको ट्राई करने की, पिक करने की कोशिश करता है। जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ना, जितने भी आंसर दिए गए होते हैं, जितने भी सोल्यूशन दिए गए होते हैं, सबको एक्सप्लोर करती है और उनमें से जो बेस्ट या ऑप्टिमल होता है उसको चूज करती है। तो ग्रीडी के बारे में हमने उस दिन भी पढ़ा था कि ये 100% श्योरिटी से नहीं कहता कि आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, लेकिन ये क्योंकि फिजिबल सोल्यूशन तो देता ही देता है और ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो सबसेट होता है फिजिबल सेट का, तो चांसेस होते हैं कि आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन जब डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको गारंटी के साथ कहता है कि मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन दूंगा, क्यों दूंगा? क्योंकि वो सारे जितने भी पैटर्न होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम है या फिजिबल सोल्यूशन है, सबको चेक करने के बाद उसमें से बेस्ट को पिक करता है। तो टाइम कंज्यूमिंग ये है, लेकिन ये 100% श्योरिटी के साथ आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन लाजमी देगा। अच्छा, अभी जो है ना एक और चीज इससे आगे बढ़ने से पहले सीख लो, क्योंकि ये चीज आगे आएगी, तो अभी से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नेगेटिव वेट में और नेगेटिव वेट साइकिल में क्या डिफरेंस है? हाँ जी बताओ कोई। नेगेटिव वेट का एज के ऊपर नेगेटिव वेट है, नेगेटिव साइकिल जो है वो वैल्यूज नेगेटिव है तो रिवर्स जहां से सोर्स से शुरू हुए वहीं पे वापस ले आता बजाय डेस्टिनेशन की तरफ जाने के। लूप का होता है, लूप का नेगेटिव वेट टोटल नेगेटिव वेट होता है सर। हाँ देखो या रिजल्टेंट वेट भी कह सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास जो है ना अभी एक ग्राफ है कि मैंने ड्रा किया है, नजर आ रहा है? जी सर। इसमें देखो जो है ना, ये जो आपके पास एज है जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये नेगेटिव वेट है, ये तो सबको पता है कि क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। अब नेगेटिव वेट साइकिल क्या होता है? देखो अगर आप इस ग्राफ की जो ना टोटल कास्ट निकालो, वो क्या निकलेगी? 2 + 3 और प्लस -8, -3। तो ये -3 निकलेगी। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राफ दिया गया हो जिसकी टोटल कास्ट नेगेटिव आ रही हो, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कि नेगेटिव वेट साइकिल वाला ग्राफ है। तो नेगेटिव वेट जो है ना, या नेगेटिव वेट एज है वो अलग चीज है, और नेगेटिव वेट साइकिल जो है वो एक अलग चीज है। तो हमारे पास बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है ना, वो नेगेटिव वेट साइकिल पे वो भी वर्क नहीं करता। अगर नेगेटिव वेट है सिर्फ और वो साइकिल नहीं बना रहा, यानी उसकी टोटल कास्ट जो है वो नेगेटिव में नहीं आ रही, तब तो ये काम करेगा। लेट्स से कि बिल्कुल सेम ग्राफ है, लेकिन इसको मैं इसको 8 कर देता हूं। अब देखो 2 + 8 10, 10 - 8 2, इस पे ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, क्योंकि उसकी ओवरऑल कास्ट अब नेगेटिव नहीं है। साइकिल बेशक है, लेकिन ओवरऑल कास्ट हम देख रहे हैं कि इसकी नेगेटिव नहीं है, तो इस पे बेलमैन फोर्ड बिल्कुल ठीक काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी भी ग्राफ में किसी भी साइकिल की टोटल कास्ट निकालती है और वो नेगेटिव आ जाती है, तो उस सूरत में जो है ना बेलमैन फोर्ड का भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा हम देख लेंगे। तो बेलमैन फोर्ड की एक तो एप्लीकेशन ये है कि ये नेगेटिव वेट की सूरत में भी, नेगेटिव नहीं है फिर तो करेगा ही करेगा, नेगेटिव वेट भी है तो उसकी सूरत में भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ देगा। और दूसरी इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल को डिटेक्ट करने के काम आता है। अगर आपको कहा जाए कि आप बताएं जी कैसे डिटेक्ट होगा कि ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है या नहीं, तो आप कह दो कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को रन करो और आगे हम इसको देखेंगे कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम से डिटेक्ट हो जाता है कि इसमें नेगेटिव वेट साइकिल है। अच्छा देखें जी, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट फॉर द ग्राफ हैविंग n वर्टिसेस, कोई ग्राफ है जिसके n वर्टिसेस है, ऑल द एजेस, यहां पे एजेस की बात हो रही है, ठीक है, शुड बी रिलैक्स्ड, आप तमाम एजेस को रिलैक्स्ड करो। कितने टाइम के लिए? n-1 टाइम्स के लिए। लेट्स से कि 6 आपके पास नोड्स है ना, वर्टेक्स हैं, तो 5 दफा जो है ना आप पूरे ग्राफ में जितने भी एजेस हैं सबके सबको जो है ना रिलैक्स करोगे। टू कंप्यूट द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ड्रैग सिर्फ एक दफा करता था, और ये क्या करता है कि n-1 टाइम के लिए जो है ना रिलैक्स करेगा तमाम एजेस को। हम देखते हैं कैसे करेगा। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट वेदर अ नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट और नॉट, ये भी मैंने नेगेटिव साइकिल को बता दिया क्या होता है। अच्छा, ये डिटेक्ट करने के लिए कि किसी ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है या नहीं है, रिलैक्स ऑल द एजेस 1 मोर टाइम। n-1 के लिए तो आप ऑलरेडी करते हो, एक और टाइम यानी कि n टाइम जो है ना आप रिलैक्स करके देखो। और अगर आपको पता चलता है कि यार इसके बावजूद भी एजेस की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि
n-1 टाइम चलने के बाद भी तमाम के तमाम जो एजेस हैं वो रिलैक्स नहीं हुए, अभी मजीद रिलैक्स हो रहे हैं। अगर इस तरह की कंडीशन आपके पास आ जाए तो वहां आप स्टॉप कर जाओ और कह दो कि इसमें नेगेटिव साइकिल मौजूद है। समझाइए कैसे डिटेक्ट करोगे? सर रिपीट करते हैं इसको। सर रिपीट देखो कर। ठीक है, बेलमैन फोर्ड कहता है कि n-1 टाइम अगर आप किसी भी ग्राफ को रिलैक्स करते हो तो लाजमी तौर पे जो है ना सारे के सारे एजेस जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे। उससे क्या मुराद है कि मजीद अगर एक दफा और आप रिलैक्स करने की कोशिश करोगे ना उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। रिलैक्स ही होता है ना, उनकी वैल्यू चेंज होती है। कास्ट ऑफ यू प्लस कास्ट ऑफ यू वी एज अगर स्मॉलर देना कास्ट ऑफ वी से तो कास्ट ऑफ वी को आप चेंज कर देते हो। कल हमने पढ़ा था ना, याद है रिलैक्सेशन क्या है? या मैं जी सर। यस थोड़ी सर याद है। जी जी हाँ तो याद है कह रहा सर। क्या जी सर n-1 टाइम आपने तमाम एजेस को रिलैक्स कर दिया है ना, उसके बाद मजीद वो रिलैक्स नहीं होंगे। बेशक आप 1000 दफा भी कर लो उनकी वैल्यू मजीद चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप n-1 टाइम तक आपने कर लिया है और आप एक और दफा चेक रिलैक्स करने की कोशिश करते हो और वैल्यूज रिलैक्स हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि उसमें नेगेटिव वेट साइकिल मौजूद है। यानी n-2 कह सकते हैं। नहीं नहीं n-2 क्यों कह रहे हैं? नहीं, n-1 n-1 के जी बाद सर आप कह समझ रहे आ हैं ना रही एक है। बार फिर करें। हाँ एक दफा फिर मतलब करेंगे सर तो प्लस होगा। मतलब सर अगर 5 वर्टिसेस हैं और अगर हम 4 बार करते हैं उसके बाद दोबारा करते हो वैल्यू चेंज नहीं होती तब मतलब नहीं है, अगर वैल्यू चेंज होती है हाँ उसका मतलब सर है। जी सर हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और फिर तो n-2 हो मोस्टली आप गया ना, यानी देखोगे 3। नहीं 2 क्यों हो गया यार? n-1 प्लस 1 एक और अच्छा दफा +1। n टाइम हो गया ना। जी और सिर्फ n टाइम नहीं, मतलब वो मजीद आप करते रहोगे वो रिलैक्स होता रहेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, क्योंकि उसमें नेगेटिव वेट मौजूद है, साइकिल मौजूद है, हर दफा वो रिलैक्स होता रहेगा। लेकिन हम कम से कम n टाइम दफा चेक करते हैं। अगर nth टाइम दफा भी वो चेंज हो रहा है तो हम ये बस डिक्लेयर कर देते हैं कि इसमें साइकिल है। इससे आगे जितने दफा मर्जी करते जाओ ये होता जाएगा। मोस्टली जो है ना आप n-1 टाइम से पहले ही आपके पास जो है ना रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाती है। यानी कि n-1 टाइम पे भी आप जो है ना जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज चेक वो जो है एज जो है ना रिलैक्स नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे, हम एग्जांपल में हमें पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है। तो देखेंगे ये आपके पास एक टेक्स्ट बुक में CLRS की जो बुक है कॉरमैन की एल्गोरिथम की, उसी में से मैंने उठाई ये इलस्ट्रेशन जो है। अक्सर टेक्स्ट बुक में आपको यही मिलेगी। ये देखें, ये आपके पास एक ग्राफ है, इसकी कास्ट दी गई है। तो हमारे पास एक ये एज नेगेटिव में मौजूद है, एक ये एज नेगेटिव में मौजूद है और एक ये वाला मौजूद है। तो इस पे हम जो है चेक करते हैं कि बेलमैन फोर्ड कैसे काम करता है। अच्छा, बेलमैन फोर्ड कहता है कि पहले जो है ना आप तमाम के तमाम एजेस को जो है ना उनकी लिस्ट बना लो। इसकी लिस्ट बना लो, ये बात याद रखनी है। बोलो। जैसे कल एक टेबल बनाया था। हाँ सर वैसे किसकी ही लिस्ट बनानी? तमाम बस उसमें हमने क्या किया था, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना कास्ट के हिसाब से किया था। इसमें सिर्फ कोई हिसाब नहीं है। वो कहता है जितने भी एजेस हैं सबकी जो है ना आप लिस्ट बना लो, बेशक कहीं से मर्जी स्टार्ट कर लो, सबकी लिस्ट बना लो, ताकि जब आप रिलैक्स करो तो आपको ये पता चल जाए कि कोई इसमें जो है ना रह नहीं गया। तो सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं, कहीं से स्टार्ट कर लो। लेट से कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ से पहला एज मेरे पास आया 1 से 2 की तरफ, इसको मैं लिख लेता हूँ 1, 2। एक एज ये हो गया मेरे पास। तो दूसरा मेरे पास है 1 से 3 की तरफ, इसको भी मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, मजीद मेरे पास यहीं से एक और एज है 1 से 4, उसको भी मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं 2 पे चलता हूँ। 2 से मैं देखता हूँ जी, एक 2 से 5 की तरफ है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ये हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ के लिए होगा। ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी चल जाएगा। अनडायरेक्टेड में ये है कि दोनों तरफ आप ले सकते हो। अगर आप वो मजीद तो उसमें वैल्यू चेंज कंफ्यूज होती होते हो तो रहेगी आप फिर। उसको पैरेलल एज से जो है ना वो कर लो। देखो जो डायरेक्टेड पे कर रहा है वो अनडायरेक्टेड पे तो फार श्योर करेगा। तो 2 5 हो गया जी। अगला मेरे पास है 2 से मजीद कोई नहीं है। 2 कंप्लीट हो गया। 3 क्या, मैं चेक करता हूँ। 3 से एक 5 की तरफ है यार, एक तो ये लिखा नहीं जा रहा। 3 से 5 और 3 से मजीद कोई एज नहीं है मेरे पास, बल्कि है 3 से 2 की तरफ, ये भी मैं लिख लेता हूँ। अब मैं 4 पे आता हूँ। 4 से 2 पहला एज है मेरे पास, इसको मैंने लिख लिया।
उसके बाद 4 से 6 की तरफ मेरे पास एज है, उसको मैं लिख लूंगा। लो जी 4 भी कंप्लीट हो गए। 5 में चला जाता हूँ, 5 से 7 की तरफ मेरे पास एक एज है, 4 से समझ आ 3 सर जाएगी। 4 से 3 की तरफ है। 4 से 3 की तरफ है एज, हाँ तो मैंने -2 का। बनाया, वो आपने पहला एज 4 4 2 से लिख दिया है। ठीक है, वो 4 3 से है। 2 अब ये बात मैंने लिखे हुए हैं ठीक करके ना, ये अभी ये आ जाती है नेक्स्ट स्लाइड। 5 से 3 की तरफ है जी, और आखिरी मेरे पास 5 से 7 की तरफ है, सॉरी 3 कह रहा हूँ, और लास्ट जो मेरे पास है वो 6 से 7 की तरफ। ये एज है हमारे पास, जो हमने सारी लिस्ट बना ली, इसको मैंने आगे ठीक ठीक करके लिख भी दिया, आपको नजर आ रहे हो। इसमें देख लो अगर कोई गलती है तो अभी मैं ठीक कर लेता हूँ, वरना ये ना हो कि नीचे एज गलत लिखे हों और फिर हम रिलैक्स करते रहे। जल्दी से नजर दौड़ा लो, नीचे जो लिखे गए हैं वो ठीक है या इनमें से कोई किसी को इशू लग रहा है। ठीक है होंगे ठीक सर। है, तो ठीक है। ठीक है अच्छा ठीक सर। है। अच्छा चलो जी, अब जी हम सर स्टार्ट ठीक है। करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। एजेस मेरे पास नीचे दिए गए हैं, बस नीचे से एज में देखूंगा और उनको रिलैक्स करने की कोशिश करूंगा। पहला एज मेरे पास है 1, 2, यानी 1 से 2 की तरफ जो जा रहा है। तो इनिशियली जो है ना, मैंने क्योंकि मैं सोर्स वर्टेक्स पे हूँ, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 है, बाकी सबकी इन्फिनिटी है। ये बिल्कुल डायक एक्स्ट्रा की तरह ही काम करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब आप देखो 1, 2 पहले मैं चेक करता हूँ। तो 1 की अपनी कास्ट है 0, और 1 से 2 पे जाने की कास्ट है 6, तो 0 + 6 हो गया, और उसकी जो अपनी कास्ट है 2 की वो है अभी इन्फिनिटी। तो कम है ज्यादा है 6 से? ज्यादा है। कम ठीक है, तो इन्फिनिटी को मैं रिलैक्स 6 करके कम 6 है। कर दूंगा, 6 कर दूंगा। अच्छा नेक्स्ट एज है मेरे पास 1, 3। 1 की अपनी कास्ट है 0, 1 से 3 पे जाने की कास्ट है 5, इनिशियली 3 की कास्ट है इन्फिनिटी, ये भी ज्यादा है, इसको भी रिलैक्स करके मैं 5 कर दूंगा। नेक्स्ट एज है मेरे पास 1, 4। 1 की अपनी कास्ट है 0, 4 पे जाने की कास्ट है मेरे पास 5, 4 की इनिशियल कास्ट है मेरे पास इन्फिनिटी, तो इसको चेंज करके मैं 5 कर दूंगा। 3 एज मेरे पास कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एज है मेरे पास 2, 5। 2, 5, 2 की अपनी कास्ट है 6, 2 से 5 पे जाने की कास्ट है -1, और 5 की अपनी कास्ट है 5, तो सॉरी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ज्यादा है, 6 - 1 5, तो मैं इसको 5 से रिप्लेस कर दूंगा। नेक्स्ट एज मेरे पास है 3, 2। 3 की अपनी कास्ट है 5, और 3 से 2 पे जाने की कास्ट है -2, 2 की इस वक्त कास्ट है 6, 3 - 2, नहीं सॉरी 5 है, 5 कास्ट है ना इसकी, 5 - 2 होगा 3, तो 3 मेरे पास कम आ रहा है, तो 6 को जो है मैं चेंज करके 3 कर दूंगा। जहां पे रिलैक्सेशन की समझ ना आए तो वहां पे मुझे रोक लेना है, क्योंकि बाद में फिर समझ नहीं आती कि कैसे किया था, चेंज होती रहती है ना वैल्यूज। 3, 2 हो गया। 3, 2 के बाद है 3, 5, यानी 3 से 5 की तरफ। 3 की अपनी कास्ट है 5, 3 से 5 पे जाने की कास्ट है 1, 5 + 1 6, और 5 की इस वक्त कास्ट है मेरे पास 5, पहले वाली कम है तो उसको मैं रिलैक्स नहीं करूंगा, तो नो रिलैक्सेशन 3, 5 की सूरत में। नेक्स्ट एज है मेरे पास 4, 3, यानी कि 4 से 3 की तरफ। 4 की अपनी कास्ट है 5, 4 से 3 पे जाने की कास्ट है -2, तो 5 - 2 3, और 3 की इस वक्त कास्ट है 5, 3 मेरे पास कम आ रही है, तो इसको रिलैक्स करके मैं 3 कर दूं। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास आ जाए 4, 6, यानी कि 4 से 6 पे। 6 की इस वक्त कास्ट है इन्फिनिटी, 4 की अपनी कास्ट है मेरे पास 5, 5 - 1 4, जो कि इन्फिनिटी से कम है, तो उसको रिलैक्स करके मैं 4 कर दूं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाए 5, 7, यानी कि 5 से 7 की तरफ, ये वाला। 5 की अपनी कास्ट है 5, 5 से 7 पे जाने की कास्ट है 3, 5 + 3 8, जबकि 7 की इस वक्त मेरे पास अपनी कास्ट है इन्फिनिटी, और अब मेरे पास आ रही है 8, तो मैं इसको चेंज करके 8 कर दूं। लास्ट एज मेरे पास है 6, 7, यानी 6 से 7 पे कास्ट। 6 की अपनी कास्ट है 4, 6 से 7 पे जाने की कास्ट है 3, 4 + 3 7, ऑलरेडी मेरे पास 8 है, कम आई है, तो इसको मैं रिलैक्स कर दूं। मोस्ट ऑफ द रिलैक्सेशन जो है ना, जो वो सिर्फ फर्स्ट पास में ही होती है, तो अब मैक्सिमम जो है ना रिलैक्सेशन हो चुकी है। लेकिन अब देखो कितने इसमें मेरे पास नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के मुताबिक मुझे 6 टाइम इनको रिलैक्स करना पड़ेगा, या उस वक्त तक एल्गोरिथम तो उस वक्त तक करेगा, लेकिन हम उस वक्त तक करेंगे जब तक हमें मजीद चेंजिंग होना ना मिल जाए। वो देखते हैं हम कौन सी स्टेट मिलती है, हो सकता है कि हमें 6 पे मिले। तो अगेन जी सेकंड पास में शुरू करता हूं। फर्स्ट एज है मेरे पास 1, 2। लो जी 1, 2। 1 की अपनी कास्ट है मेरे पास 0, 0 से 2 पे जाने की कास्ट है 6, 0 + 6 ऑलरेडी मेरे पास 3 है तो नो रिलैक्सेशन। 1, 3, 1 से 3 पे अपनी कास्ट है 0, 3 पे जाने की कास्ट है 5, ऑलरेडी उसकी कास्ट है 3 तो नो रिलैक्सेशन। 1, 4 अपनी कास्ट है 1 की 0, 4 पे जाने की कास्ट है 5, 0 + 5 5, ऑलरेडी 5 है तो नो रिलैक्सेशन। अच्छा अब 2 और 5 को देखो, देखें जी 2 की अपनी कास्ट है इस वक्त मेरे पास 3, ठीक है, यस सर। और 2 से 5 पे जाने की कास्ट है -1, 3 - 1 2, और इस वक्त 5 की कास्ट है मेरे पास 5, तो 5 से ज्यादा है कम है 2? कम है 5 से सर। कम है। हाँ तो ये रिलैक्स हो जाएगा, ये मैंने अपडेट कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास 3, 2, 3 से 2 पे जाने की कास्ट, तो देखो 3 की अपनी कास्ट है मेरे पास 3, 3 से 2 पे जाने की कास्ट है -2, 3 - 2 कितना हुआ? बोलो। कौन से सर? 3 की अपनी जी, कास्ट है 1 3, 3 - 2 1, तो -2 ऑलरेडी मेरे पास है 3, 1 हो जाएगा, तो इसको मेरे नेक्स्ट करके 1 कर दो। बोलो ना यार, देखते रहो ना, इस तरह तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, जी नेक्स्ट जी। है मेरे पास 3, 5, 3 की अपनी कास्ट है मेरे पास 3, 3 से 5 पे जाने की कास्ट है 1, 3 + 1 4, 5 ऑलरेडी मेरे पास 2 है, रिलैक्स करूंगा नहीं करूंगा? नहीं करेंगे नहीं सर। करेंगे। ठीक है, सर 3 का 5 भी हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है 4, 3, 4 की अपनी कास्ट है 5, 5 से 3 पे जाने की कास्ट है -2, 5 - 2 3, 3 ऑलरेडी 3 है तो नो नीड टू रिलैक्स। 4, 6, 4 की अपनी कास्ट है 5, 4 से कौन सी थी 4, 6, ठीक है, 4 से 6 पे जाने की कास्ट है -1, 5 - 1 4, ऑलरेडी 4 है तो मुझे जरूरत नहीं है रिलैक्स करने की। नेक्स्ट मेरे पास है 5, 7, 5 से 7 पे जाने की कास्ट, 5 की इस वक्त कास्ट मेरे पास जो अपडेट हो चुकी है वो है 2, 2 + 3 5, ऑलरेडी मेरे पास 7 है तो ये रिलैक्स हो जाएगा, इसको मैंने रिलैक्स करके 5 कर दिया। लास्ट है मेरे पास है 6 - 7, 6 की अपनी कास्ट है 4, 6 से 7 पे जाने की कास्ट है 3, 4 + 3 7, ऑलरेडी मेरे पास 5 है तो मैं इसको रिलैक्स नहीं करूंगा, तो 2 दफा जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरी दफा मैं अपना पास शुरू करता हूं। 1, 2, 1 की अपनी कास्ट है 0, 1 से 2 पे जाने की कास्ट है 6, ऑलरेडी मेरे पास 1 है तो नो रिलैक्सेशन। 1 से 5 पे जाने की कास्ट 5 बनती है, ऑलरेडी 3 है, नो रिलैक्सेशन। 1 से 4 पे जाने की कास्ट 5 बनती है, ये भी ऑलरेडी 5 है तो नो रिलैक्सेशन। अब मैं देखता हूँ 2, 5 को। अच्छा 2 से 5 पे जाने की कास्ट, 2 की कास्ट इस वक्त मेरे पास है 1, ऐसा ही है? जी सर। यस अच्छा सर। ये हम कोई गलत तो नहीं कर रहे? 1 ही थी ना? नहीं नहीं सर, सही कर 1 ही थी सर। नीचे से जब 1 ही 3 थी सर। - 2 किया था तो 1 आ गया था। ठीक है 3 से जब गए थे। सर हर यार, चीज ये मिक्स कहाँ हो पे गई है। कुछ चीज मिक्स हुई है कि मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं सर, कोई मिक्स नहीं हुई। हम जब 3 से 2 पे गए थे ना, 3, 2 जब देखा था तो 3 - 2 किया था 1 आया था। ठीक है, ये तो ठीक है, हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 1 - 1 0, चलो जी अब आ रही है तो हमें करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है, तो ये 0 कर दिए। मैं 0 से चौंका था यार, 0 कास्ट कैसे हो गई? ठीक है वो नेगेटिव है ना, हो सकती, तो ये रिलैक्स हो गई जी मजीद। 1 - 1 0 हो गई, ऑलरेडी मेरे पास 2 थी तो मैंने इसको चेंज करके 0 कर दिया। अच्छा नेक्स्ट है मेरे पास 3, 2, 3 की अपनी कास्ट है 3, 3 + 1 4, ऑलरेडी मेरे पास 0 है तो ये रिलैक्स नहीं होगी। नेक्स्ट है मेरे पास 3, 5, सॉरी ये तो हो गई। 4, 3, 4 की कास्ट है 5, -2 3, ऑलरेडी 3 है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है 4, 6, 4 की अपनी कास्ट है मेरे पास 5, 5 - 1 4, ऑलरेडी 4 है तो चेक इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, नेक्स्ट
सर जी जी सर नोड 5 पे जब आपने 0 की है सर, ठीक है। तो उससे पहले मतलब 1 थी नोड 2 पे, सही है सर? नोड 2 पे 1 थी, हाँ। जी, लेकिन सर देखें नोड 2 की सबसे जो फर्स्ट थी वो 6 थी। 6 में से अगर हमने 2 माइनस करें पीछे से तो 4 बनती है सर, 3 लिखी हुई है आपने। एक मिनट, 3 5 नहीं, देखे ना, 3 की कास्ट थी 5, वो 5 में से 3 माइनस 2 माइनस 5 में किया से था तो 3 माइनस आया किया था। ना हमने, 5 में से 2 माइनस किया है तो 3 आया, तो 3 लिखा था मैंने। अच्छा नहीं सर, जी बिल्कुल जी सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक जी चल ठीक सर, रहा है, है सर। क्लियर है, हाँ, क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास सेकंड लास्ट एज है 5,7। 5 की कास्ट है 0 और 5 से 7 में पहुंचने की कास्ट है 3। 0 + 3 3, ऑलरेडी मेरे पास है 5, तो इसको चेंज करके मैं कर दूंगा 3। नेक्स्ट मेरे पास है 6,7। 6 की अपनी कास्ट है 4, 6 से 7 पे जाने की कास्ट है 3। 4 + 3 7, ऑलरेडी मेरे पास 3 है, तो नो नीड टू रिलैक्सेशन। तो किसी दफा भी मेरे पास जो है वो रिलैक्स मतलब हो गया है। तो अभी मैं चौथी दफा करता हूँ। 1,2 1,3 1,4 मुझे पता है चेंज नहीं होंगे, तो मैं चेक करता हूँ 2,5 से। 2 की इस वक्त कास्ट है मेरे पास 1, 1 - 1 0, ऑलरेडी 0 है, तो अब मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है 3,2। 3 के मेरे पास कास्ट है 3। 3 + 1 4, ऑलरेडी मेरे पास 0 है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास 3,2 था ये, हाँ ये मैं चेक ले। 3,5 4,3। 4,3 4 का 4 की कास्ट है 5, 5 - 2 3, ऑलरेडी 3 है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास 4,6। 4 की कास्ट है 5, 5 - 1 4, तो 6 ऑलरेडी 4 है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है 5,7। 5 की कास्ट 0 है, 0 से 7 पे जाने की कास्ट 3 है। 0 + 3 3, ऑलरेडी 3 है, तो मुझे रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। 6,7। 6 की अपनी कास्ट है 4, 6 से 7 पे जाने की कास्ट है 3। 4 + 3 7, ऑलरेडी मेरे पास 3 है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, एक पूरा पास मैंने गुजारा और उसमें कोई भी चीज जो है ना वो रिलैक्स नहीं हुई। अब बेशक मेरा मतलब चौथा सर तीन चौथा वर्टिसिस टाइम, से एक वर्टिसिस से एक पहले से भी पहले सर हमारी मतलब चेंजिंग खत्म होगी होना। हमने देखो ना इसको 6 दफा रन करना था, अभी तो लेकिन 4 में चौथे टाइम में मुझे पता 6 चल दफा गया कि करना इसमें था। कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अब बेशक आप 5 टाइम जी कर लो, 6 टाइम कर लो, चेंज नहीं होगा, लेकिन एल्गोरिदम इसको पूरा 6 टाइम ही करेगा। बेशक उसको तो पता नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि हम तो ड्राई रन कर रहे हैं, हमें पता चल गया है। मजीद में 2 दफा भी करके दिखा देता हूँ, कोई चीज चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस दफा जो नहीं हुई, अगर इस दफा हुई होती तो फिर तो हम कह देते हैं कि होने के चांसेस है। लेकिन एक दफा मैंने पूरी दफा रन किया है, तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो ये अब हम इसको स्टॉप करते हैं। लेकिन याद रखना कि एल्गोरिदम जो चलेगा पूरा 6 दफा ही चलेगा। अब मैं देखता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है मेरे पास। ये क्या हुआ है? तेरी खैर। अच्छा जी, इसका था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 था, जो लास्ट अपडेट वो क्या आया था। और 3 का क्या था? 3 का देखते हैं इसका बाद में। और इसका तो था 5, इसका चेंज हुआ ही नहीं था। और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास में 3 थी, 5 0 हो गया था। 6 मेरे ख्याल में 5 - 1 4 ही था, ये तो चेंज ही हुआ ही नहीं था। और कौन सी रह गई? 3 किसको याद, चल हम देख लेते हैं। 5 वन होगा सर। ये होगा 3 - 1 - 2 3 था। 3 ठीक है, 3 था। 3 का 3 था। हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह का आया था। तो अब बस मैंने इसको जो है ना अलग करके लिख लेना है। तो देखो, नोड 1 की जो मेरे पास कास्ट आई है फाइनल, वो 0 है, यानी 1 से 1 पे जाने की कास्ट मेरे पास 0 लगेगी। नोड 2 की जो आई है वो 1 है। अच्छा, नोड 3 की जो आई है वो 3 है। नोड 4 की जो आई है वो 5 है। अच्छा, इसके अलावा नोड 5 की जो आई है वो 0 है। नोड 6 की जो मैं थोड़ी इधर लिख रहा हूँ आई है वो है 4।
और नोड 7 की आई है 3। ये मेरे पास जो है ना फाइनल कास्ट आई है 1 से जो है ना तमाम आगे जाने की। ठीक है, तब इस पूरे ग्राफ में मैं इतनी कास्ट में इस नोड पे जा सकता हूँ, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है इस ग्राफ में। बेशक आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन यूज कर ले। इसका शॉर्ट लेकिन इसमें डिस्टेंस नेगेटिव तो ये बन रहा है 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7। किस पे? शॉर्टेस्ट पाथ जो बन रहा है अच्छा 1 से किसका? 3, 3 से 5 और 5 से 7। नहीं, ये 3 की वो वैल्यू 3 है ना, 5 की 0 है, 3 + 0 और अल्टीमेट 7 की भी 3 आ गई, तो 3 + 0 3। ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसका। देखो शॉर्टेस्ट पाथ ये होता है कि आपने एक नोड से तमाम नोड तक का कास्ट बतानी है। अच्छा, सब नोड को हम इसमें विजिट करना कास्ट है। फाइंड करते हैं। हाँ देखो सिंगल सोर्स से तमाम नोड, बाकी नोड का आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट पाथ बताना है क्या है। मिनिमम कास्ट यानी बतानी सर। यानी हाँ हर मिनिमम नोड पाथ का वो बताना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। हाँ वो मैंने लिख दिया आखिर में। टोटल हमारा डेस्टिनेशन ठीक है। तक मिनिमम। बिल्कुल। अच्छा इसमें लेकिन सर कोई ना कोई रूट तो होगा ना सर। जी जी बिल्कुल। 1 से 3, 3 से 5 और सर 5 से 7। 7 तक पहुंचने का रूट क्या होगा सिद्धर सर? 7 तक का जी, जिसमें 3 कॉस्ट है हमारी, वो रिकर्सिव होगा, मतलब बार बार इसको हम करेंगे। यार ये मेरा भी निकालने हैं तो साथ साथ देखते आना था कैसे निकला। जी जी वो तो सर देख लिया है। देखो तो सर 5 से आप शॉर्टेस्ट नोड से ये कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है ना भाई। 1 से 3, 3 से 5 और 3 से 5 से 7, ये शॉर्टेस्ट पाथ है वेट के हिसाब से, लेस कास्ट में। नहीं नहीं यार ये जरूरी नहीं है। देखो अगर आप कह रहे हो ना सर आपने 7 का नो पास जो है ना वो कास्ट 3 तो बता दिया है, लेकिन 3 कास्ट में मुझे पहुंच के दिखाएं, ये कह रहे हो आप? नहीं नहीं सर, ये नहीं कह रही। उसके रास्ते हाँ में जितने भी नोड का सम कर रहे हैं। आप कौन सा पास पास कह रहे हो मुझे बताओ। मैं सर कह रहा हूँ 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7, ये नहीं शॉर्टेस्ट ये पाथ नहीं बन है रहा है। ना, ये नहीं है। देखो इसमें 0 से 3 पे जाने की कास्ट है मेरे पास 3, जी और 3 से 5 पे जाने की कास्ट है 1 4, और 4 से 7 पे जाने की कास्ट 7 जब बन रही है, तो ये नहीं है। नहीं कैलविन सर, फोर्ड ने जो कास्ट बताई है एक क्यों 3, काउंट करेंगे? इसको 3 कास्ट में लेके जाना चाहिए। ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। मैं बताता हूँ ये कौन सा है, काउंट एक मिनट। कर। नहीं सर, आप एक क्यों काउंट कर रहे हैं? आपने पीछे तो 5 काउंट नहीं की। तो देखो मैं इसे कास्ट बताता हूँ ना, 5 कर लो, उसको 3 ना करो, 5 करो। देखो इसमें 5 + 1 6, देखो 6 और 3 9 कास्ट में लेके जा रहा है आपको ये, तो ये ये शॉर्टेस्ट तो आप पाथ फर्स्ट हरगिज टाइम नहीं वाली है। कंप्यूट कर रहे हो ना। ये जो कास्ट है ये तो हम 5-6 बार साइकिल रन करने के बाद वाली जो आपने लिखी है हम उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ ये 3 कास्ट में कैसे लेके जाएगा। ये कास्ट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। देखो 0 से आप स्टार्ट लोगे, 4 पे आओगे, 5 कास्ट हो गई। ठीक है, ये तो बिल्कुल फर्स्ट साइकिल की कास्ट है ना, फर्स्ट टाइम। नहीं मैं फाइनल कास्ट बता रहा हूँ आपको। 7 पे पहुंचने की 3 कास्ट कैसे पॉसिबल है ये बता रहा हूं मैं। 4 से आप जाओगे 3 जी पे, तो 5 - 2 3 हो गई। 3 से आप जाओगे 2 पे, तो 3 - 2 1 हो गई। और 2 से आप जाओगे 5 पे, तो 1 - 1 0 हो गई। और फिर 5 से आप जाओगे 7 पे, 0 + 3 3 हो गई। ये हाँ, इसका ये शॉर्टेस्ट बन डिस्टेंस रहे हैं। जो आप बता जी रहे जी हो आप वो समझ। ठीक ये है तो एक ही स्टेप में आ गए। यार। जी ये तो सर हमें क्लियर हो हमने गया। निकाल लिया ना, ये एक स्टेप में नहीं आई। हमने तो, हमारी तो आंखें है ना, हम तो देख लेते हैं। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कैसे निकलेगा ये। उसको तो बस वही तरीका है कि जी वो रिकर्सिवली इसको कॉल करता रहे या इटरेटिवली करता रहे। ठीक है। जी जी सर। सर। जी सर। सर अगर हाँ, जैसे सर हम्म, बैक कीजिएगा। जैसे सर 1 से हमने 2 पे जाना है, तो पहले 1 से 4 पे जाएंगे, फिर 4 से 3 पे, 3 से 2 पे। बिल्कुल। अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है तो यही तो वो बता जी रहा है कि सर। ऑलवेज जो है ना डायरेक्ट पाथ आपका शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्ट पाथ है वो शॉर्टेस्ट हो।
अच्छा सर, एक छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि मुझे नेगेटिव जो एज है सर, नेगेटिव वेट है, ये सर बेसिकली होता क्या है? कॉस्ट कैसे नेगेटिव में जाती है सर बेसिकली? अच्छा देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि यार मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है कि यार मेरे जो है ना कितने पैसे मेरे पास आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार लेट्स से कि जो है ना मैंने एक अपनी कुछ चीज जो है ना सिटी नंबर 1 से लेके सिटी नंबर 4 में ट्रांसफर की है, तो उससे मुझे 5 रुपए वो हुआ है, फायदा हुआ है। अब लेट्स से कि कोई और चीज थी, मैंने सिटी नंबर 4 से सिटी नंबर 3 में ट्रांसफर किया है। अब जितनी उसकी कास्ट थी, जितनी मुझे ट्रांसपोर्टेशन वाले ने खर्चा लिया, सारा कुछ मुझे निकाला, तो मुझे पता चला कि मुझे 2 रुपए का नुकसान हो गया। इसी तरह फिर मैंने कोई चीज एक सिटी नंबर 3 से लेके लेट्स से कि सिटी नंबर 2 में पहुंचाई है, अगेन मुझे 2 रुपए का नुकसान हो गया। ये जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव सेंस में लो, आप कोई किसी और सेंस में ले लो ना। देखो पैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है आपने शुरू में 5 रुपए कमाए, लेकिन फिर 2 रुपए आपने लॉस किया, फिर 2 रुपए लॉस किया, फिर एक अगले सिटी में गए, फिर अगेन आपका 1 रुपया लॉस हो गया, और फाइनली जब आप उस सिटी से किसी और सिटी में गए तो तब आपको 3 रुपए का फायदा हुआ। तो ओवरऑल साहब आपने देखा तो आपको 3 रुपए का फायदा ही हो रहा है। जी सर, हमेशा समझ ये आ नहीं कि गया। डिस्टेंस हो। देखो रियल लाइफ में कोई भी एग्जांपल है ना, रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको ड्रा करने बैठो, सॉल्व करने बैठो, सबसे पहले आप अनवॉलेंटरीली ना ग्राफ बनाते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, लेट्स से कि आप कहते हो यार मैंने यहाँ से जो है ना लेट्स से कि इस्लामाबाद जाना है, तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठोगे, अच्छा मैं भक्कर से चला क्लूरकोट पहुंच गया जी, इतना डिस्टेंस है मेरा, तो ये ग्राफ ही तो बना रहे होते हो आप। जितने भी प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले वो ग्राफ में आप मैप करते हो, फिर उसको जो है ना कोई सोल्यूशन निकालते हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है ग्राफ रियल लाइफ में। और कोई नेगेटिव एज में कंफ्यूजन? इसको डिस्टेंस नहीं लेना कि हमेशा डिस्टेंस होता है, जरूरी नहीं डिस्टेंस हो, ये कोई भी चीज हो सकती है। सर ये डिस्टेंस वाली कंफ्यूजन है, इसी वजह से हम उसको पॉजिटिव लेना नहीं शुरू कर ग्राफ देते देखो, हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ डिस्टेंस को शो कर रहा है। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दी है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को शो कर रहा हूं मैं इस ग्राफ के थ्रू। तो ये मैट्रिसेस है, कभी भी ये नहीं लिखा होता कि ये डिस्टेंस है, कभी भी नहीं लिखा होता, इसलिए तो उसको वेट बोला जाता है कि कॉस्ट है जी, यहां से यहां जाने की ये कॉस्ट है। तो कभी भी ये नहीं कहा ये डिस्टेंस से मुराद ये है कि किलोमीटर्स में। आप इसको किसी भी तरह लगा जी लेते हो। लेट्स से मैं कहता हूँ यार फर्स्ट को मैं ले लेता हूँ जनवरी है, ये जनवरी मंथ है, मैं कहता हूँ यार फर्स्ट मंथ से लेके 4th मंथ तक जो है ना मैंने 5 किलो वेट गेन किया है। और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ, 4th से लेके 3 जितने भी नेक्स्ट 3 महीने बनते हैं, उस दौरान मैंने -2 किलो वेट जो है ना मैंने लॉस किया। अच्छा फिर आगे मजीद 2 मंथ, 7 से लेके 9 जो भी आप लगा लो, फिर मैंने मजीद 2 किलो जो है ना लॉस किया। अच्छा मेरी ये रूटीन यही चलती रही। अगले मंथ जो है ना मैंने ये अगले 3 मंथ तक मैंने मजीद 1 किलो लॉस कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बदत प्राइस शुरू कर दिया, जो भी किया, फिर मेरा वजन आज जो है ना इस वक्त फाइनल 3 किलो बढ़ा हुआ है। तो आप किसी भी तरह से इसको मैप कर सकते हो। कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं सर, ठीक हो गया सर। हाँ, ये कोई भी फिर सोर्सेज है, जरूरी नहीं है कि आप इसको डिस्टेंस लो। अच्छा अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें नेगेटिव साइकिल हो। नेगेटिव साइकिल के मैंने कहा था कि आप पूरी कास्ट उस साइकिल की काउंट करो ना, आपके पास नेगेटिव आनी चाहिए। लेट्स से कि ये मेरे पास जो है ना एक ग्राफ है, तो इसकी मैं पहले कास्ट चेक करता हूँ, -2 प्लस -6 प्लस 5, ये मेरे पास -3 आ रही है। इसमें जो है ना बेलमैन फोर्ड, अगर मैं 4 - 1 3 टाइम रन करता हूँ ना, तो देखता हूँ वो रिलैक्स करता है या नहीं करता। नीचे ये मैंने आज पहले ही लिख लिए हैं 1, 2, यानी कि मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर गया, तो इसकी कास्ट है 0। 1 से 1 पे पहुंचने की कास्ट तो 0 ही है। उसके अलावा बाकी तमाम की इनिशियल कास्ट है इन्फिनिटी। 0 फर्स्ट एज है मेरे पास 1, 2, यानी 1 से 2 की तरफ। 1 की अपनी कास्ट है 0 और 1 से 2 पे जाने की कास्ट है -6। 0 -6 ऑलरेडी मेरे पास इन्फिनिटी है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, रिलैक्स कर देता हूँ। दूसरा एज है मेरे पास 2, 3। 2 की अपनी कास्ट है -6। 2 से 3 पे जाने की कास्ट है 5। -6 + 5 -1।
और अभी कास्ट है मेरे पास इन्फिनिटी, तो इसको अपडेट करके मैं -1 कर देता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास 3,1। 3 की अपनी कास्ट है मेरे पास -1, 3 से 1 पे जाने की कास्ट है -2, -1 -2 -3, और अभी मेरे पास कास्ट है 0, तो इसको ये रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास है 1,0, यानी 1 से 0 पे जाने। 1 की अपनी कास्ट है -3 और 1 से 0 पे जाने की कास्ट है 4, -3 + 4 1, अभी इन्फिनिटी है तो ये 1 हो जाएगा। एक टाइम मेरा कंप्लीट हो। सेकंड पास में चलाता हूँ। 1 से 2 पे जाने की कास्ट, 1 पे अपनी कास्ट है -3 -3 -6 -9, ऑलरेडी -6 है तो ये रिलैक्स हो जाएगा। 2,3, 2 की अपनी कास्ट है -9 -9 + 5 -4, ऑलरेडी मेरे पास -1 है, -4 कम है तो ये रिलैक्स हो जाएगा। 3 की अपनी कास्ट है -4 -4 -2 -6, ऑलरेडी -3 है, -6 इससे छोटी है तो ये रिलैक्स हो जाएगा। 1,0, 1 की अपनी कास्ट है -6 + 4 -2, ऑलरेडी मेरे पास 1 है तो -2 छोटी है तो ये रिलैक्स हो। दो पास मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं लास्ट पास को ऑन करता हूँ। 1 से 2 पे जाने कास्ट, ऑलरेडी मेरे पास -6 है, -6 -6 -12, ऑलरेडी मेरे पास -9 है तो ये रिलैक्स होकर -12 हो जाएगा। 2 से 3, 2 की अपनी कास्ट है -12 -12 + 5 -7, ऑलरेडी मेरे पास -4 है तो ये रिलैक्स होकर -7 हो जाएगी। 3,1, 3 की अपनी कास्ट है -7 -7 -2 -9, ऑलरेडी -6 है तो ये रिलैक्स हो जाएगा। 1 से 4, 1 की अपनी कास्ट है -9 -9 + 5 -5, तो ये मजीद रिलैक्स हो जाएगा। अब मेरे पास 4 -1 3 टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू बेलमैन फोर्ड मेरे पास मजीद कोई रिलैक्सेशन पॉसिबल नहीं। लेट्स मैं एक और दफा करता हूँ उसको। -9 अपनी कास्ट और 2 पे जाने की -6, -9 -6 -15, स्टिल मेरे पास रिलैक्स हो रहा है। -15 + 5 -10, स्टिल मेरे पास ये रिलैक्स हो रहा है। -10 -2 -12 -9, ऑलरेडी स्टिल मेरे पास ये रिलैक्स हो रहा है। -12 + 5 -8 -5 ऑलरेडी है तो ये भी अभी हो रहा है। तो देखो मैंने 4 टाइम इसको रन कर लिया है, स्टिल मेरे पास ये रिलैक्स हो रहा है। अब इसको मैं आगे जितनी दफा मजीद करता जाऊं तो ये मजीद रिलैक्स होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि ये जो साइकिल क्रिएट हुआ है ना मेरे पास, ये वाला, इसका टोटल वेट जो है ना वो माइनस है। अगर ये टोटल वेट माइनस ना होता ना, फिर ये 3 दफा के बाद मजीद रिलैक्स ना होता। समझाइए? ठीक है। अच्छा, कुछ मजीद टर्म्स हैं जो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक्स हैं, एडवांस एल्गोरिथम के, ग्रेजुएट लेवल तक इसमें नहीं है, लेकिन आपको चलें पता होना चाहिए अगर ये कहीं आ भी जाता है तो। इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एक मजीद ग्रीडी एल्गोरिथम और डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये तो, और डिवाइड एंड कंकर, ये 3 तो मोस्ट यूजली है यूज होने वाली टेक्निक्स है ना, जो हम पढ़ते भी अपने सिलेबस में और जिसमें से पीपीएससी में से आने के चांसेस भी हैं। इससे आगे अगर हम थोड़ा सा मजीद चले ना तो मजीद हमारे पास टेक्निक्स आना शुरू हो जाती है। उनमें से एक बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग देखते हैं हम क्या है जी। बैक ट्रैकिंग जो है ना ब्रूट फोर्स अप्रोच पे काम करती है। क्या है जी ब्रूट फोर्स अप्रोच? कौन बताएगा? ज्यादातर जो पासवर्ड क्रैक करने वाले होते हैं सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम, वो ब्रूट फोर्स पे ही काम करते हैं। क्या होता है? बदौर शमशीर। ब्रूटल फोर्स सर ये है कि इसको हम कह सकते हैं बदौर शमशीर कह सकते हैं, या उसको बार बार ट्राई करना, क्रैक करने के लिए 100 सर्चेस करेगा उसके ऊपर, एज आ गया या उसको सर मतलब ये एक जेनेरिक मेथड कोई फिजिबल नहीं, तमाम के को फाइंड करते हैं उसमें
देखो जी, ब्रूट फोर्स अप्रोच ये कहती है कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं तमाम के तमाम को एक्सप्लोर करो, जहां तक आप जा सकते हो डेप्थ में, तमाम के तमाम को एक्सप्लोर करते जाओ, और जहां यहाँ पे जाके एक डेड एंड आ जाए जहां से आप मजीद नहीं जा सकते, तो फिर डेड एंड से ऊपर जो भी लास्ट आपका पॉसिबल कह लो कि सॉल्यूशन था जहां से आप निकले थे वहां पे चले जाओ। तो इसी जाने के स्टेप को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। यानी कि डीपर एंड डीपर ये डिप करती जाती है किसी सॉल्यूशन के लिए, अंदर जा उसको एक्सप्लोर करती जाती है यहां तक एक डेड एंड मिल जाए। इसके एग्जांपल में देखता हूँ। देखो, लेट्स से कि मैं किसी का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पहला कॉम्बिनेशन में लूंगा न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो मैं लेट्स से कि उसने मुझे बताया कि या लिमिट है कि 8 कैरेक्टर का जो है ना पासवर्ड है, तो पहला जो है ना मैं ये लूंगा 00006 7 और 8, ये कॉम्बिनेशन मैंने ली। ये 8 अगर 9 भी है तो उसको 8 ही मानो। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में लूंगा 000000001, उसके बाद मैं 000000002, इस तरह करते 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 जो है ना मैं जितने भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं 8 बार, और डेफिनेटली अगर न्यूमेरिकल, हाँ जी आवाज आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही बात। अब आई है। ठीक है, वो यार कॉल आ गई थी बीच में, सॉरी। तो देखो मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि इस तरह से जो है ना तमाम पॉसिबल जिसके एक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तमाम के तमाम शुरू से लेके आखिर तक जो है ना ट्राई कर। तो जाहिर बात है इनमें से कोई एक, अगर आप मैंने बता दिया कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी भी एक प्रॉब्लम के तमाम तर पॉसिबल सॉल्यूशंस को मैं एक्सप्लोर करूं तो मुझे लाजमी तौर पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें जो टर्म है बैक ट्रैकिंग किस लिए यूज होती है, तो वो ये है कि लेट्स से देखो अब मैं करते करते जो है ना 0000 और 0009 तक पहुंच गया। अब देखो इसके बाद जो लास्ट वाला है ना इसको मैं मजीद एक्सप्लोर नहीं कर सकता, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 9 की। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बैक ट्रैक करूंगा, यानी कि इसको छोड़ के जो इसका सेकंड लास्ट डिजिट है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। तो यानी कि मैं इसको बैक करता 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 यहां तक जाऊंगा और यहां पे आके जो है ना अब इसको मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। तो ये जो मैं बता रहा हूँ किस तरह जब आप एक डेड एंड पे पहुंच जाते हो जिसके आगे से मजीद एक्सप्लोरेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप ऊपर ट्रेवल करके उस कॉम्बिनेशन तक जाते हो जहां से मजीद एक्सप्लोरेशन पॉसिबल हो सकती है। तो इस चीज को बोलते हैं बैक ट्रैक करना, और इसी चीज का नाम निकला है बैक ट्रैकिंग। और ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने बता दिया, किसी भी प्रॉब्लम के तमाम तर पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने का नाम ब्रूट फोर्स है। और इसी का एग्जांपल मैंने दिया, किसी का पासवर्ड क्रैक करना हो तो आप ब्रूट फोर्स तरीका लगाते हो। जैसे ब्रीफ के साथ आया करते थे शुरू में, 3 डिजिट का पासवर्ड होता था, तो उसमें क्या है कि आपको ज्यादा ज्यादा घंटा 2 लगता था, लेकिन जो भी पासवर्ड है ना वो आप क्रैक कर लेते थे। ऐसा ही है। जी सर। हाँ, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। देखो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। Backtracking can be defined as a general algorithmic technique that considers searching every possible combination in order to solve a computational problem. यानी कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं तमाम के तमाम को एक्सप्लोर करना ताकि आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। Backtracking is like trying different path. ये बिल्कुल इसी तरह कि आप मुख्तलिफ पाथ को एक्सप्लोर करो, एंड व्हेन यू हिट अ डेड एंड, जैसे अभी मैंने 9 की एग्जांपल दी थी कि उसके आगे पॉसिबल नहीं था, अगर आपको कोई डेड एंड मिल जाता है, यू बैक ट्रैक टू द लास्ट चॉइस। आप लास्ट चॉइस पे जाके कह लो कि बैक ट्रैक करते हो या वापस जाते हो, एंड ट्राई टू डिफरेंट राउट, और वहां से एक नया पाथ या डिफरेंट पाथ जो है ना वो लेके आते हो, जिसमें ये टर्म यूज होती है स्टेट स्पेस ट्री। बैक ट्रैक को जब आप इलस्ट्रेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो ना तो उसका एक ट्री बनता है। उस ट्री में जो आप देखोगे तमाम तरह पॉसिबल सॉल्यूशन जो है ना वो होते हैं, उसको हम स्टेट स्पेस ट्री कहते हैं। इसको हम अब एक एग्जांपल देख भी लेते हैं। देखो जी मेरे पास जो है ना लेट्स से कि B1 B2 और G1, ये 3 मेरे पास जो है ना कह लो कि वो हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, boy1 boy2 और girl1। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन जो है वो 1 2 के हिसाब से हुई है। तो लेट्स से कि B1 को मैंने नंबर दे दिया 1, B2 को मैंने नंबर दे दिया 2,
और G1 जो गर्ल है उसको नंबर दे दिया 3। तो लेट्स से आपके पास क्लास में जो है ना 3 चेयर्स हैं, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3। अब मैं जानना चाहता हूं कि यार कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं जिसमें ये 2 लड़के और एक लड़की जो है ना इन चेयर्स पे बैठ सकते हैं। तो देखो जी, हम अब इसके कॉम्बिनेशन बनाना मैंने शुरू किया। तो मैंने कहा जी यार पहले जो है ना लड़का आ जाए, B1 आ जाए। अच्छा, जब एक पहली इस चेयर पे देखो लड़का बैठ गया, तो अब बाकी मेरे पास 2 चेयर्स रहेगी, इनमें कह लो कि अल्टरनेशन जो है ना पॉसिबल है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। देखो पहला तो ये है कि इस चेयर पे आप दूसरे लड़के को बिठा दो। तो लो जी, मैंने दूसरे लड़के को बिठा दिया, और जाहिर बात है वो लड़की रहेगी, वो इस चेयर पे बैठेगी। तो यहाँ पे जो है ना वो लड़की आ गई। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था मेरे पास जब मैंने एक पहली पोजीशन फिक्स कर दी, वो भी हम देख लेते हैं। वो ये थी कि आप बीच में जो है ना लड़की को बिठा दो। लो जी, मैंने यहाँ पे ये G1 ले ली, और आखिरी जाहिर बच गई, उस पर लड़का आ जाएगा B2, जिसको मैं 2 कह रहा हूँ, ये B2 आ गया। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये हो गया, यानी कि अगर मैं पहली सीट पे एक लड़के को फिक्स कर देता हूँ B1 को, तो बाकी कितने कॉम्बिनेशन मेरे पास पॉसिबल हैं? 1, 2 पॉसिबल है। मतलब एक तो ये हो गया पूरा कॉम्बिनेशन, और एक ये कॉम्बिनेशन हो गया अगर मैं पहली पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार, पहली पोजीशन पे ना लेट्स से Y2 को बिठा देते हैं। पहले Y1 यानी कि B1 बैठा था, अब मैंने इस पे B2 को बिठा दिया। तो लो जिसको यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, ये B2 है। अब देखो 2 सीट्स पॉसिबल हैं, इस पे आप कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? एक कॉम्बिनेशन तो ये है कि इस पे आप B1 को बिठा दो। तो लो जी, यहाँ पे मैंने B1 को फिक्स कर दिया, और जाहिर बात है फिर गर्ल ट्रैक है ये, वो इधर ही आएगी G1। तो G1 यहाँ, ओ सॉरी यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन तो ये पॉसिबल था। दूसरा क्या था कि मैं दरमियान वाली चेयर पे लड़की को बिठा दूं। लो जी, भैया लड़की को बिठा देता हूँ, दरमियान वाले ने फिक्स कर दी, यहाँ पे लड़की आ गई। आखिर पे जाहिर है एक लड़का जो दूसरा है वही आएगा B1। तो यहाँ पे B1 है। समझ आ रही है कैसे कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं? और जी आखिरी सर। जो मेरे पास है उसमें ये कि जी फर्स्ट सर। पोजीशन में फिक्स कर देता हूँ लड़की के लिए। लो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ये लो, मैंने इसको G1 को फिक्स कर दिया। अब बाकी क्या पॉसिबल मेरे पास? एक तो यहाँ पे B1 आ जाए और यहाँ पे B2 आ जाए। तो ये मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2। और दूसरा क्या पास सोल्यूशन है मेरे पास? दरमियान वाली पे मैं सेकंड लड़के को बिठा दूं, यानी कि B2 को, तो जी B2 इधर B1। तो ये देखो, ये मेरे पास जो स्पेसिफिक मैंने एग्जांपल दी थी ना, उसका तमाम तर पॉसिबल सॉल्यूशन बन गया। तो इस ट्री जो मेरे पास बना है, इस ट्री को कहते हैं स्टेट स्पेस ट्री। अभी मैंने इसके तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन लगाए हैं। तो लेट्स से कि अब मैं एक शर्त लगाने लगा हूं कि यार दरमियान वाली चेयर पे जो है ना वो लड़की नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैं कैसे जो है ना इसका कर सकता हूँ। तो मैंने शुरू किया जी, पहले यहाँ से फर्स्ट चेयर पे लड़का बैठा है जी, ठीक है। और ये अब मेरे पास जो है ना यहाँ पे लेट्स से कि B1 आ गया। अब मैंने चेक करना था कि सेकंड चेयर पे कौन बैठा है। तो देखो इसमें ये बता रहा है कि सेकंड चेयर पे Y2 बैठा है। तो ठीक है जी, ये शर्त ठीक है, और इसके बाद जो भी है मुझे कोई नहीं। तो एक तो पॉसिबल सोल्यूशन जो है ना वो ये हो सकता है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि इसमें देखो सेकंड नंबर पे Y2 बैठा है, घर नहीं बैठी। ठीक है, अच्छा अब मैं दूसरा एक्सप्लोर करने लगा हूँ। पहले पे तो आ गया B1, ठीक है। तो देखो दरमियान वाली पे G1 आ गई, तो मैं आगे इसको एक्सप्लोर करूंगा नहीं, ये यहीं पे मैं जो है इसको कह दूंगा ये मेरा सोल्यूशन से एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा कंस्ट्रेंट फेल हो रहा था। तो अब मैं इसको मजीद बैक ट्रैक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन पूरे हो गए, तो मैं अब बैक ट्रैक करूंगा यहाँ पे आया। अब मैं इसको एक्सप्लोर करना शुरू करूंगा। फर्स्ट चेयर पे आ गया दूसरा लड़का, ठीक है जी। अब दरमियान वाली चेयर मैंने चेक करनी है, क्या दरमियान वाली चेक में लड़की है, नहीं है, तो बस ठीक है, ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन मेरे पास हो सकता है।
जिसको मैंने अंडरलाइन किया। ठीक है जी, फर्स्ट चेयर पे y2 है, सेकंड चेयर पे बैठा है g1, तो ये तो मेरा शर्त है कि नहीं होना चाहिए, तो ये पूरे का पूरा एक्सक्लूड हो। मैं नीचे लिख देता हूँ जो मैंने एक्सक्लूड किए, ये दो सोल्यूशन मैंने एक्सक्लूड कर दिए। अब तीसरी पहली चेयर पे बैठी है लड़की, तो ये तो अब दरमियान में तो आ ही नहीं सकती क्योंकि ये बैठी फर्स्ट पे है, तो ये सोल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है और ये सोल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है। इस तरह से जो है ना बैक ट्रैकिंग कैसे काम करती है, स्पेस ट्री कैसे बनता है, और उसमें से आप एक्सक्लूड करके बैक ट्रैक कैसे करते हो, ये तीनों चीजें मैंने इसमें समझा दी हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे। ये यूज किस लिए होता है, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि देखो, एक आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आप चाहते हो कि मैं इसके तमाम तर सोल्यूशन, जितने भी सोल्यूशन पॉसिबल हैं, वो मैं देखूं क्या क्या पॉसिबल, उनमें से फिर मुझे जो बेस्ट लगता है वो मैं सिलेक्ट करूं। इसके लिए होता है। तमाम सोल्यूशन में से बेस्ट, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको इसके अलावा चारा नहीं है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी पासवर्ड क्रैकिंग की। पासवर्ड क्रैकिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो आप कहते हैं कि हम पासवर्ड क्रैक करके देते हैं, वो इसी एल्गोरिथम पे ब्रूट फोर्स पे काम करते हैं। एन 8 क्वीन या एन क्वीन प्रॉब्लम आपने नाम सुना होगा। एन क्वीन असल तो होता है ना 8 क्वीन, जो हमारे सब्जेक्ट में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो हमने ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा नहीं, था। हमने बैक नहीं ट्रैकिंग के पढ़ा। अलावा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर लो। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है जिसमें आप हाँ, ये पढ़ा है, टीएसपी। हाँ, एवरी पॉसिबल रूट जो आपने वो कंसीडर करना होता है। हैमिल्टनियन साइकिल ये सारे बैक ट्रैकिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। हैमिल्टनियन साइकिल या हैमिल्टनियन पाथ, ये यार मैंने नहीं पढ़े। इस ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम हैमिल्टनियन साइकिल। ये मैंने एमफिल में पढ़े थे, ट्रैवलिंग सेल्समैन, और ये आगे पीछे ग्रेजुएट लेवल पे मैंने ये नहीं पढ़े थे, अभी मैंने पढ़े रिसेंटली ये। एल्गोरिथम में पहले भी है ये एल्गोरिथम की जो है ना वर्चुअल वाली बुक, उसमें भी है सर ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम्स। ये एनपी क्लासेस वाले है ना वो। CLRS की यार, ये एनपी प्रॉब्लम हमने नहीं पढ़े थे, ये हमने एमफिल में आगे पढ़े हैं। हमें पता ही नहीं था एनपी क्लास भी होती है। हाँ, हमें भी एमफिल में पढ़ाए हैं। हाँ, ये एडवांस एल्गोरिथम में आ जाता है, ये नहीं आता। आप यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल तक आता है, इसमें बेफिक्र हो। एनपी अगर नहीं भी पढ़े तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसी तरह का एक मिलता जुलता है ब्रांच एंड बाउंड के नाम से। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसमें आपने एक चीज नोट की थी कि हम पहले डेप्थ में जाते थे, जो हमारे पास बैक ट्रैकिंग था। लेट्स से कि मैं यहाँ से निकला तो मैंने पहली सीट पे बिठा दिया लड़के को, उसके बाद मैंने दूसरी सीट को डिसाइड किया कि दूसरा लड़का बैठेगा, और फिर तीसरी सीट का डिसाइड किया कि लड़की बैठेगी। तो मैं डेप्थ वाइज इसमें जो है ना, जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च काम करती है, इस तरह मैं जा रहा था। ब्रांच एंड बाउंड भी इसी तरह की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आपको नजर आ जाएगा जैसे हम इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। अच्छा, एक बात जो आपने याद रखनी है कि ये पहली बात तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होती है। ऑप्टिमाइजेशन ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें या आपने मैक्सिमम फाइंड करना हो या मिनिमम, यानी कि दो किस्म के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पॉसिबल है। लेकिन जो ब्रांच एंड बाउंड है ना, वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है, जिसमें आपने कोई चीज मिनिमम फाइंड करनी हो। जैसे अभी मैंने बताया था कि स्पैनिंग ट्री वाला एग्जांपल ले लो, शॉर्टेस्ट पाथ ले लो, ये सारे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम। जबकि हमने जो नैपसैक वगैरह पढ़ा था वो मैक्सिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम थे कि आपने प्रॉफिट मैक्सिमम करना था। तो जो मिनिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम है ना, उनमें हमने जो है ना ब्रांच एंड बाउंड को हम यूज करते हैं। अगर कोई आपको कहे कि यार नहीं यार, आपको मैं मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम देता हूँ, उसको आप कन्वर्ट करो, उसको सॉल्व करो ब्रांच एंड बाउंड से, क्या पॉसिबल है? तो उसको उसका तरीकाकार ये है जो मैंने पढ़ा था कि आप पहले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करो। कैसे करो ये तो उसने नहीं लिखा था, लेकिन जो सोल्यूशन लिखा हुआ था, और उसके बाद इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपने याद रखना है कि ये ओनली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। इसमें हम देखते हैं ये कैसे काम करती है और ये बैक ट्रैक से कैसे डिफर करती है। तो देखो, ये हमने एक कल प्रॉब्लम देखी थी, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, परसों। उसमें एक 4 जॉब्स दी गई थी, उनका जो है ना पॉसिबल कह लो कि प्रॉफिट और जो डेडलाइन वगैरह थी वो सारी दी गई थी। तो हमने सोल्यूशन सेट निकाला था, उससे थोड़ा चेंज था, लेकिन इसमें जो प्रॉपर निकल रहा है ना वो J1 और J4 का निकल रहा है, कि पहले आप J1 करोगे और उसके बाद J4 करोगे। ये एक तो तरीका ये था कि हमने उस तरीके से निकाल लिया। तो इसी तरीके को अगर ब्रांच एंड बाउंड तरीके से करना हो कि एवरी पॉसिबल सोल्यूशन आपने फाइंड करना हो, उसमें से फिर आपने जो है ना फिल्टरिंग करनी हो कि यार नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं करूंगा, वो कैसे पॉसिबल है देखते हैं। पहले तो इसको आप स्टार्ट लोगे ना, तो जितनी भी आपके पास जॉब्स है ना, वो सारी की सारी आप ड्रॉ कर लोगे फर्स्ट स्टेप में। यानी कि जो भी प्रॉब्लम के जितने पॉसिबल आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे ड्रॉ कर लिया।
तो इसमें आपने एक चीज देखी है कि हम जो है ना ब्रेथ वाइज चल रहे हैं। उसमें हमने क्या किया था, हमने ऐसे नहीं किया था, हमने सिर्फ उसमें पहले इस तरह ड्रा किया था और उसके बाद आगे इसको मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था इस तरह करके, और फिर इसका जो पॉसिबल था इस तरह करके। लेकिन जो ये हमारे पास ब्रांच एंड बाउंड है ना, वो डेप्थ वाइज नहीं चलती, ब्रेथ वाइज चलती है। तो इसी तरह मैंने जो है ना J1 J2 J3 4 ये इसका एक मेन डिफरेंस है। सिर्फ जितने पॉसिबल सोल्यूशन थे वो मैंने ड्रा कर लिए। अब इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, वो आपने समझना है। देखो इसमें हम जो है ना फिल्टरिंग को यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखो, पहले मैंने क्या देखा यार, देखो मैंने J1 को यूज कर लिया, सॉरी सिलेक्ट कर लिया। अब J1 सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कितने ऑप्शन है, वो तो अभी मेरे पास 3 ही है। देखो अगली में J2 भी कर सकता हूँ, J3 भी कर सकता हूँ और J4 भी कर सकता हूँ। तो नोड 2 के बाद जो है ना मैंने सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो थे ना वो मैंने ड्रा कर लिए। अभी तक तो काम बिल्कुल ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद देखो क्या पॉसिबल। लेट्स से कि मैंने जो है ना J1 के बाद जो है J2 फाइनल कर लिया। अब J2 फाइनल करने के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है वो हम देखते हैं। अच्छा नहीं, बल्कि हम पहले, अच्छा ठीक है। अब मैंने J1 फाइनल किया तो मेरे पास बाकी ये 3 कॉम्बिनेशन बच चुके थे, वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिए। अब इस चीज को समझना, मैंने कहा कि यार मैं J1 को जो है ना सिलेक्ट नहीं करता। अब J1 पूरे का पूरा मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो मैंने कहा कि मैं पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ J2 को। J2 को सिलेक्ट कर लिया। तो ब्रूट फोर्स में या बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते थे, इधर भी हम J1 का कॉम्बिनेशन यूज करते थे और बाकी J3 का भी करते थे और J4 का भी करते थे। जैसे हमने पीछे किया था कि एक लड़की यहाँ पे बीच में बिठा दी थी तो बाकी दोनों के साथ चेक किया था। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर आपने J1 को यानी कि पहले वाले किसी कॉम्बिनेशन को एक्सक्लूड कर दिया है तो फिर आप उसको कभी भी दोबारा से जो है ना रिकंसिडर नहीं करोगे। यानी कि यहाँ पे आके जब आपने कह दिया कि मैंने J1 को एक्सक्लूड कर दिया है और J2 को पकड़ लिया है, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए। वो कौन कौन से, वो ये, या तो आप J3 लो सेकंड नंबर पे या J4। अच्छा आप कहते हो कि मैं ना J1 को पहले करता हूँ ना J2 करता हूँ, यानी कि दोनों के दोनों को आपने एक्सक्लूड कर दिया। आपने J3 को सिलेक्ट कर लिया, तो J3 को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन रह गया और वो है J4 का। तो नीचे जब आप इसको ड्रा करोगे तो सिर्फ और सिर्फ J4 आएगा। फर्क नोट कर रहे हो यानी उसमें और सोर्सेस इसमें? कम होते जाएंगे इसमें। हाँ इसमें कम होते जाएंगे। उसमें था कि आप एवरी पॉसिबल कर रहे थे, लेकिन इसमें एक दफा आपने डिसाइड कर लिया कि ये नहीं करना, तो उसके बाद वो कभी भी दोबारा उसको शामिल नहीं करोगे आप। और अगर आप कहते हो कि मैंने J3 J2 और J1 में से कोई भी नहीं करना, तो पहले कर लेते हो आप J4, तो उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब कर सकते हो। तो ये इस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि हम 2 पे थे तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे। अब हम थर्ड नंबर वाले नोड पे आते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो देखो थर्ड नंबर वाले नोड पे आके जो इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए मेरे पास कि ठीक है आपने J2 को पहले कर लिया, उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए, या तो J3 करो J4 करो। J1 को आप ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके हो, वो नहीं करोगे। तो इसी तरह जब मैं नोड नंबर 4 को एक्सप्लोर करूंगा तो मेरे पास ये J2 और J1 निकल चुके होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे पास रह जाएगा और वो होगा J4। तो नेक्स्ट आपको देखो J4 इस तरह नजर आ रहा है। और जब मैं 5 को एक्सप्लोर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। इन तीनों को तो आप ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो आप ऑलरेडी ले चुके हो, उसके बाद मजीद कोई नहीं। उसके बाद आप फिर नोड नंबर 6 को एक्सप्लोर करोगे। देखो J1 आपने लिया ठीक है, J2 लिया ठीक है, तो इसके बाद आपके पास कितने पॉसिबल हैं, J3 और J4? 2। हाँ, लेकिन जैसे ही आप 7 को एक्सप्लोर करोगे तो इसमें देखो J2 को आप एक्सक्लूड कर चुके हो कि J2 आप नहीं ले रहे, J1 ले रहे थे, J2 एक्सक्लूड हुआ, J3 ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक बच जाएगा और वो होगा J4। और जब आप 8 नंबर को करोगे तो उसमें देखो आपने J1 तो ले लिया है, J2 भी एक्सक्लूड कर दिया, J3 भी कर दिया और कुछ J4 भी नहीं ऑलरेडी आएगा। यहाँ पे आके स्टॉप कर जाएगा, आपके पास कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। समझ आई? बस आगे चलेगा ही नहीं, फिर यहीं तक होगा। हाँ बस इसका यही पॉसिबल सोल्यूशन था जो मैंने बता दिया। ये इस तरह जो है ना ये ब्रांच एंड बाउंड के थ्रू ये चीज निकलेगी आपके पास। तो इसमें ये मैंने इसलिए बताया कि ताकि बैक ट्रैकिंग और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक तो ये ब्रेथ वाइज चलता है और जो बैक ट्रैकिंग आपकी वो डेप्थ वाइज चलती है, और दूसरा इसमें जब आपने एक दफा एक्सक्लूड कर दिया तो दोबारा आप उस चीज को शामिल नहीं करोगे। तो कुछ कुछ सिचुएशन आपके पास आ जाती है जिसमें ये मजबूरी बन जाती है आपकी कि आप जो है ना तमाम पॉसिबल सोल्यूशन को जो है ना वो करते हो, एक्सप्लोर करते हो। तो उनमें जो है ना हमारे पास ये टेक्निक काम आती है।
ठीक है जी जी सर